So let us start with a new chapter. ठीक है, I hope so everyone has settled down. ठीक है, so let us start with a new chapter. अभी यहाँ पे देख लेंगे हम लोग. ठीक है, so under लास्ट हम लोग ने वेव्स शायद से कंप्लीट कर लिया था. We are going to start with a new chapter that is called as ray optics. ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान देते हैं. ठीक है, हो रहा है रिकॉर्डिंग? ठीक है, चलो अभी हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, दैट इज द रे ऑप्टिक्स. ठीक है, whenever I use the word optics, ठीक है, whenever I use the word optics, optics में सबसे पहले चीज आपको क्या आता है? लाइट, करेक्ट है. ओके, मिरर्स और ग्लास और लेंस, ओके, प्रिज्म, ओके, रिफ्लेक्शन, करेक्ट है, रिफ्रैक्शन, करेक्ट है. Whenever I consider certain type of let us talk about the mirrors first. ठीक है, whenever I talk about the mirrors, mirrors में क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्रैक्शन होता है? रिफ्लेक्शन, करेक्ट है. मिरर्स में होता है यहाँ पे रिफ्लेक्शन. ठीक है, मिरर्स में रिफ्लेक्शन होता है. मिरर्स कितने तरीके के होते हैं? कितने होते हैं? प्लेन, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, करेक्ट है. तीन तरीके के मिरर्स है यहाँ पे, प्लेन, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, करेक्ट है. ये यहाँ पे देख लिया ध्यान से. ठीक है, तो सबसे पहले इफ आई कंसिडर द प्लेन मिरर या फिर यहाँ पे कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर, तीनों में यहाँ पे होता है रिफ्लेक्शन. ठीक है, व्हेनेवर आई कंसिडर लेंसेस, लेंसेस में क्या होता है? लेंसेस में क्या होता है? रिफ्रैक्शन. ठीक है, बस हम लोग को ये दो चीजें स्टडी करनी है. ठीक है, पूरे चैप्टर में रे ऑप्टिक्स में हम लोग को बस ये दो चीजें स्टडी करनी है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. इसके लिए लग जाएंगे 9 लेक्चर. ठीक है, ओके, सिर्फ दो चीजें स्टडी करेंगे. इसमें वे ऑप्टिक्स में अभी तक हम लोग नहीं देखने वाले. ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, इफ आई कंसिडर द लेंसेस, ठीक है, मिरर्स तीन तरीके के होते हैं. लेंसेस कितने तरीके के होते हैं? दो, तीन, 6. कौन से? चलो देखते हैं. सबसे पहले, ओके, सबसे पहले बाई कॉन्केव, सेकंड क्या है? बाई कॉन्वेक्स, थर्ड कॉन्केवो कॉन्वेक्स, फोर्थ कॉन्वेक्सो कॉन्केव और प्लेनो कॉन्केव और प्लेनो कॉन्वेक्स. तो 6 तरीके के मिरर लेंसेस होते हैं. बाई कॉन्वेक्स दोनों साइड कॉन्वेक्स, बाई कॉन्केव दोनों साइड कॉन्केव, प्लेनो कॉन्वेक्स जहां पे एक साइड प्लेन एक साइड कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्केव एक साइड प्लेन एक साइड कॉन्केव, कॉन्केवो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्सो कॉन्केव. ठीक है, ये दोनों हम लोग थोड़ा देखेंगे. इसमें ये दोनों में डिफरेंस क्या है हम लोग देखने वाले हैं. ये मैथमेटिकल डिफरेंस आने वाला है. ओके, नाउ लुक हियर. ओके, सो प्लेनो कॉन्केव एंड प्लेनो कॉन्वेक्स. बोलो प्लेनो प्लेन कैसे हो जाएगा? फिर वो तो रेक्टेंगुलर स्लैब हो गया. ठीक है, ठीक है, वो भी लेंस ही है टेक्निकली, बट उसको हम लोग लेंस के अंदर नहीं बोलते. वो हो गया अभी मेरा रेक्टेंगुलर स्लैब. पक्का यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे ये 6 तरीके के लेंसेस है. हमारे आईज रफली कौन से लेंस होते हैं? कौन सा होता है? कौन सा कॉन्वेक्स या कौन सा कॉन्केव? बाई कॉन्वेक्स हो जाएगा, करेक्ट है. हम लोग की आईज अगर आप रफली एस्टिमेट देखोगे, सो रफली यहाँ पे अगर आप देखोगे, इट विल बी अ बाई कॉन्वेक्स लेंस. दोनों साइड यहाँ पे कॉन्वेक्स हो जाएगा. ठीक है, सो इवन इफ यू हैव ऑर्डिनरी आईज, ठीक है, और अडोरेबल आईज लाइक माइन, ठीक है, सबके सब यहाँ पे जो लेंसेस होंगे वो रफली अगर आप देख लोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बाई कॉन्वेक्स लेंस. एक्सेलेंट. ठीक है, बाई कॉन्वेक्स लेंस मतलब वो कन्वर्जिंग होता है या डाइवर्जिंग होता है? कन्वर्जन. ठीक है, हम लोग ये पूरा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. सो यहाँ पे टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रे ऑप्टिक्स. तो सबसे पहले तो हम लोग समझ के चलेंगे यहाँ पे ऑप्टिक्स क्या है. सो एकदम बुक के टॉप में लिख देना ऑप्टिक्स. बुक के एकदम टॉप में लिख देना ऑप्टिक्स एंड बुक के एकदम टॉप में लिख देना ऑप्टिक्स. ठीक है, ये सेक्शन का नाम है. ठीक है, इसके अंदर 2 ही चैप्टर आते हैं. एक तो रे ऑप्टिक्स आता है, दूसरा क्या आता है? वेव ऑप्टिक्स, करेक्ट है. तो इसके अंदर पहला चैप्टर आप लिखोगे रे ऑप्टिक्स. ठीक है, इसमें हम लोग पहली चीज हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? रिफ्लेक्शन. स्टार्टिंग के आज का और नेक्स्ट लेक्चर भी, ये दोनों लेक्चर अगर आप देखोगे, दोनों को हम लोग यहाँ पे रिफ्लेक्शन स्टडी करने वाले. मतलब रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? सबसे पहले रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? मतलब मिरर या लेंसेस? मिरर्स. एक्सेलेंट. मिरर में सबसे सिंपलेस्ट मिरर कौन सा है? प्लेन मिरर. तो आज हम लोग पहले लेक्चर में देखने वाले हैं यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन टू द प्लेन मिरर. आज और कल के लेक्चर में, और इनफैक्ट आई थिंक सो नेक्स्ट लेक्चर में भी यहाँ पे हम लोग मिरर्स ही स्टडी करेंगे. ठीक है, स्टार्टिंग में हम लोग सबसे सिंपलेस्ट चीज स्टडी करने वाले हैं, दैट इज द प्लेन मिरर्स. ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट चीज हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, दैट इज द प्लेन मिरर्स. इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, सो अब यहाँ पे
थोड़ा कुछ मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। सो ऐसा कुछ तो एक मोटिवेशनल कोट रहेगा, ठीक है, आपके डे लेक्चर बाय लेक्चर जाएगा। चैंपियंस कीप ट्राइंग अंटिल दे गेट इट राइट, ठीक है। सो ओके, सच है ये, बट ज्यादा टाइम एक ही सम सॉल्व करने में, राइट लाने में मत स्पेंड करना, ठीक है। ओके, चलो। So over here we are going to study about the plane mirrors, but even before we start with the plane mirrors, सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कि ऑप्टिक्स होता क्या है। ऑप्टिक्स बेसिकली मींस क्या होता है, स्टडी ऑफ लाइट, ठीक है। सो लीव अ लाइन एंड राइट डाउन। टॉप में आपने लिखा है ऑप्टिक्स, करेक्ट है। उसके नीचे लिखा है आपने रे ऑप्टिक्स, वापस नीचे लिखो ऑप्टिक्स, वापस नीचे लिख लो ऑप्टिक्स। ओके, so optics is a branch in which we study the nature of the light, ठीक है, लिख लेना। ऑप्टिक्स के अंदर फिर हम लोग के पास दो चीजें हैं, एक तो रे ऑप्टिक्स है, दूसरा क्या है यहाँ पे मेरे पास वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, इन ऑर्डर टू स्टडी, हम लोग ऑप्टिक्स में यही दो ही चीजें स्टडी करने वाले हैं। मुझे बताओ सबसे पहले तो रे ऑप्टिक्स, ये मेजरली कौन से साइंटिस्ट ने रिसर्च किया था इसके ऊपर? एक्सेलेंट, न्यूटन, ठीक है, वो फेमस साइंटिस्ट, वही साइंटिस्ट है वापस, ठीक है। सो रे ऑप्टिक्स के ऊपर मेजरली यहाँ पे न्यूटन ने स्टडी किया था। एंड इनफैक्ट अगर आप प्रिज्म में देखोगे, प्रिज्म में न्यूटन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हम लोग देखेंगे वो आगे जाके, ठीक है। बट बिफोर वी गो इनटू दैट पार्ट, रे ऑप्टिक्स मेजरली वाज स्टडीड बाय न्यूटन, एंड न्यूटन वाज मोस्टली डेडिकेटेड टू द मैक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ द लाइट, ठीक है। सो यहाँ पे जब भी हम लोग रे ऑप्टिक्स स्टडी करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और एक चीज क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लोग मेजरली यहाँ पे ज्योमेट्री स्टडी करने वाले हैं। ये चैप्टर में एक चीज बहुत अच्छा है, आपको पहले से अगर रोटेशन आए नहीं आए, सर्कुलर मोशन आए नहीं आए, इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। 99% ऑफ द चैप्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर चैप्टर्स, ठीक है। तो इसमें आपको रोटेशन आए या नहीं आए, सर्कुलर आए या नहीं आए, एनएलएम आए या नहीं आए, इतना फर्क नहीं पड़ता। 99% थोड़े से कॉम्बिनेशन सम्स आते हैं, वो छोड़ के बाकी के सम्स यहाँ पे पूरा इंडिपेंडेंट है, आपको पहले के चैप्टर आए या नहीं आए। बट आपको क्या आना चाहिए, ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री में आपको बस बेसिक से चीजें आ जानी चाहिए। एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ओके। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिमोट इंटीरियर एंगल्स या फिर एक्सटीरियर एंगल्स, याद है, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, दैट लाइज इन अ सर्कल, करेक्ट, ओके। बट उसमें एक प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट एंगल्स का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। सो हम लोग ये सब छोटे छोटे से प्रॉपर्टीज चाहिए हम लोग को, बाकी के चैप्टर से कुछ उठाना नहीं है इसमें खास, ठीक है। यहां तक लॉजिक क्लियर है, ठीक है। रे ऑप्टिक्स इज मेजरली कॉल्ड एज अ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्री जब भी हम लोग स्टडी करेंगे तो हम लोग यहाँ पे तीन तरीके के चीजें स्टडी करने वाले हैं, ध्यान देना यहाँ पे। व्हेनेवर आई कंसिडर दिस पार्ट, ठीक है, सो ओवर हियर व्हेनेवर आई कंसिडर दिस पार्ट, तो हम लोग तीन तरीके के डायग्राम देखेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है, नॉट राइट एनीथिंग। इफ आई कंसिडर दिस डायग्राम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट या लाइन सेगमेंट। ये दोनों में डिफरेंस क्या, करेक्ट, ये इनफाइनाइट तक मैं एक्सपांड कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर सपोज कि इसका लेंथ मैंने लेटर से मान लिया ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसका लेंथ डेफिनेटली कितना है, 4 सेंटीमीटर। बट कहना है ये लाइन को मैं थोड़ा बहुत छोटा भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है, और ये लाइन को बड़ा बड़ा 7, 8, 9, 10 और मैक्सिमम कितना मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, इनफाइनाइट, करेक्ट है। इन शॉर्ट दिस इज लाइन, दिस इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट। कैन आई से लाइन सेगमेंट इज क्लोज्ड ऑन बोथ द साइड्स, बट लाइन इज ओपन ऑन बोथ द साइड्स। दोनों साइड से मैं एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट कितना भी कर सकता हूँ, एक्सपांड तो मैं इन्फिनिटी तक कर सकता हूँ, बराबर है ये। सो लाइन में और लाइन सेगमेंट में ये डिफरेंस है, लाइन में दोनों साइड ओपन है, लाइन सेगमेंट में दोनों साइड क्लोज्ड है। अगर एक साइड ओपन है एक साइड क्लोज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलेंट। तो ये चैप्टर का नाम रे ऑप्टिक्स क्या है, क्यों है, पहले तो वही देख लेते हैं, ठीक है। मुझे पता है लाइन यहाँ पे ये जो रे मैंने ड्रॉ किया है, मुझे पता है वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, बट कहां पे एंड हो रहा है वो मुझे पता है क्या, मतलब मुझे पता है जहां से स्टार्ट हो रहा है वो क्या होना चाहिए, सोर्स, एक्सेलेंट, वो क्या होना चाहिए, सोर्स। सोर्स से लाइट स्टार्ट हो रहा है ये मुझे पता है, बट ये खत्म कहां पे होगा मुझे पता है क्या, यहां तक, कहीं पे भी खत्म हो सकता है जितने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होते जाए, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। इज दिस पार्ट क्लियर? इसमें ज्योमेट्री ज्यादा है, ठीक है, तो आपको बेसिक ज्योमेट्री आ जाना चाहिए, ठीक है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी कैन कैलकुलेट, ठीक है। रे ऑप्टिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। majorly it is considering the
मैक्रोमोलिक्यूलर ऑब्जेक्ट्स, करेक्ट है, ठीक है। एंड यहाँ पे whenever I consider the ray optics, ठीक है, whenever I consider the ray optics, I assume that light travels as a ray. रे मतलब ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है या यहाँ पे कोई एंगल पे जा रहा है? स्ट्रेट लाइन, करेक्ट है, ये स्प्रेड तो नहीं हो रहा. दिस इज कॉल्ड एज रे ऑप्टिक्स. Whereas whenever I consider the wave optics, light will be treated as a wave, करेक्ट है. मतलब उसके पास वेव के सब प्रॉपर्टीज हो जाएंगे, करेक्ट है. क्या वेव का प्रॉपर्टी अब देखना है यहाँ पे, ध्यान से देखना. ये वेव ऑप्टिक्स एग्जिस्टेंस में क्यों आया, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना. एक मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है. ओपेक मतलब क्या होता है, जिससे लाइट पास नहीं होगा. और ओपेक का ऑपोजिट ट्रांसपेरेंट, जिससे लाइट पास हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है. मान लेते मैं रे ऑप्टिक्स को यहाँ पे ट्रीट करता हूँ. क्या ना इसे रे स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, ये वाले पार्ट में पूरा पूरा शैडो होना चाहिए, बराबर है ये, एज पर विच ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स. बट व्हेन आई कंसिडर वेव, ठीक है, ध्यान से सुनना, व्हेन आई कंसिडर वेव, तो ये वेव ऐसे चला जाएगा. व्हेन दिस वेव रीचेस दिस एंड, वापस यहाँ पे वेव ऐसे स्प्रेड होने के चांसेस है. मे बी सेम इंटेंसिटी से नहीं, मे बी जितना एम्पलीट्यूड, मे बी अगर 10 वेव रहेंगे 10 के 10 नहीं जाएंगे, बट एक दो तो जा सकते हैं. सो यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स के हिसाब से ये ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे लाइट रहना चाहिए या शैडो रहना चाहिए, लाइट, मे बी ऑफ लेस इंटेंसिटी. सो कैन आई से द लाइट बेंड्स एट द एजेस, करेक्ट है. दिस टाइप ऑफ ऑप्टिक्स इज कॉल्ड एज वेव ऑप्टिक्स, मेजरली स्टडीड एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है. रे ऑप्टिक्स इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता. वेव ऑप्टिक्स हम लोग पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे लिटिल बिट लेटर, ठीक है. वेव ऑप्टिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज द, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज द फिजिकल ऑप्टिक्स. इज दिस पार्ट क्लियर, ठीक है. इट इज एप्लीकेबल एट माइक्रोस्कोपिक लेवल. माइक्रोस्कोपिक लेवल मींस कैन आई से द ऑब्जेक्ट साइज शुड बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. इट शुड बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, अगर मैं एकदम वेवलेंथ ऑफ द लाइट, अगर वेवलेंथ ऑफ द लाइट पे मैं चले जाऊं, विजिबल वेवलेंथ कितना होता है, 4, करेक्ट, एक्सीलेंट. 4 रफली अगर मैं बोलूं तो 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर रफली, ठीक है. सो इफ आई कंसीडर दिस पार्ट, अगर ये मैं एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करूं तो 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम. यहां तक सिर्फ अगर मैं इतने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स देखूं, इतना छोटा ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, एटम, करेक्ट है. At the atomic level, roughly at the atomic level, can I say this will be applicable or this will be more prominent at the atomic level? Is this part clear? ठीक है. So अगर मैं रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का यहाँ पे डेफिनेशन देख लो, तो ये बेसिकली कुछ ऐसे हो जाएगा. ऑप्टिक्स यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है. वन इज द रे ऑप्टिक्स, जो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से बोलते हैं, ओके. लाइट इज assumed to be moving in a straight line. And third part, okay, size of the obstacle should be very large as compared to the size of the or the wavelength of the light. वहां पे क्या हो जाएगा, it should be comparable to the wavelength of the light. पक्का यहाँ तक क्लियर है? Quickly copy down this part. So wave optics was like a double slit experiment kind of thing. Yes. ठीक है. But the question arises, main question तो यही है कि लाइट रे है या वेव है. एंड बाय द वे वेव ऑप्टिक्स में मेजर स्टडी एटलीस्ट स्टार्ट किसने किया था स्टडी? नहीं, डे ब्रॉय बहुत बाद में है. नहीं, न्यूटन वाज इन द सपोर्ट ऑफ द रे ऑप्टिक्स. नहीं, गैलीलियो भी नहीं. मेजरली जिन्होंने थियरीज वगैरह दिए थे, नहीं, आइंस्टाइन बहुत बाद में. देयर वाज वन पर्सन एट द ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम एज न्यूटन. कौन? नहीं, टेस्ला बहुत बाद में. नहीं, क्रिश्चियन हाइगेन, ठीक है. देयर वाज वन पर्सन कॉल्ड एज क्रिश्चियन हाइगेन, ठीक है, जिन्होंने वेव थियरी के बारे में मेजरली स्टडी किया था, ठीक है. सो ओवर हियर हो गया, लिख के देख लो. हाइगेन्स वेव थियरी ऑफ लाइट उनका ही है, ठीक है. ओके, नाउ अंडरस्टैंड कि लाइट इज अ रे और लाइट इज अ वेव, ठीक है. दिस डिबेट वाज गोइंग ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है. तो क्रिश्चियन हाइगेन ने यहाँ पे ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम एज न्यूटन गिव द वेव थियरी ऑफ द लाइट, जो हम लोग वेव ऑप्टिक्स में देखेंगे आगे जाके, ठीक है. सो अब यहाँ पे ये दो यहाँ पे मेजर थियरीज थे, ठीक है. सो यहाँ पे बहुत सारे फिनोमिना है जो यहाँ पे रे थियरी से प्रूव होते हैं, या फिर रे ऑप्टिक्स से प्रूव होते हैं, या फिर लाइट इज ट्रीटेड एज अ पार्टिकल,
और अगर बहुत सारे यहाँ पे फिनोमिनस है जहां पे वेव को, लाइट को ट्रीट करते हैं हम लोग वेव की तरह, जैसे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पता है आपको? करेक्ट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पता है? ठीक है। सो अब अगर मैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देख लूं, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया रहेगा, नहीं आइडिया तो जा दो, हम लोग देखेंगे बाद में जाके, ठीक है। सो वन ऑफ, इफ आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वी डू नॉट अंडरस्टैंड दैट एक्सपेरिमेंट एंटायरली टिल नाउ। पूरी तरह हम लोग को अभी तक वो पता नहीं चलता। फॉर लाइट वी नो दैट पार्ट, वाई डज इलेक्ट्रॉन और माइक्रोमोलिकुलर और एटॉमिक लेवल पे चीजें वैसे क्यों बिहेव करते हैं, हम लोग को अभी तक नहीं पता वो क्यों करता है, ठीक है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देता है, नॉट द डेफिनेट रिजल्ट्स। ओके, फिलहाल के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है। सो फिलहाल के लिए इफ आई कंसिडर लाइट, ठीक है, तो लाइट यहाँ पे first was given by the wave or the ray optics, okay, that is the particle nature of the light, and over here we consider the wave nature of the light, ठीक है, यहाँ पे देख लेना। so over here if I consider, ये दो थियरीज है। इसके बाद एक थियरी आया था called as light is called as क्या है, electromagnetic wave, that theory was given by, yes, excellent, that theory was given by Maxwell, ठीक है। so over here whenever I consider the properties of the light, so एक प्रॉपर्टी लाइट का ये है, whenever I consider the property of the light, one of the properties of the light is treated as an electromagnetic wave with electric field and magnetic field both perpendicular to each other. This theory was given by Maxwell, ठीक है, okay, so जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने ये थियरी दिया था, ठीक है, ग्लेन मैक्सवेल नहीं, ठीक है। so यहाँ पे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने ये थियरी दिया था। एंड बाय द वे एक इंटरेस्टिंग चीज अगर मैं बताऊं, ठीक है, इवन मैक्सवेल वाज रिजेक्टेड फ्रॉम वन ऑफ द कॉलेजेस इन इंग्लैंड, ठीक है, फॉर नॉट बीइंग स्मार्ट इनफ, ठीक है, ये सच है, आप देख सकते हो, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैक्सवेल ने क्या बोला, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव with the electric field and the magnetic field both vibrating perpendicular to each other and mutually perpendicular to the speed of light. For example, ठीक है, if I consider this, मुझे बताओ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किस में जाएगा, एंड स्पीड ऑफ लाइट विल बी इन z, ऑल थ्री ऑफ देम विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये कुछ ऐसे दिखने वाला है, ठीक है। whenever I consider the propagation of the light, it looks somewhat like this. यहाँ पे if I consider the electric field is generally represented by E, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स आपको स्टार्ट हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स अगर आपको स्टार्ट हुआ, there is something called as epsilon naught. What is epsilon naught? Permittivity of the free space. Excellent. So यहाँ पे electric field is, let us say it is in the y axis. Let us say the magnetic field को electric field को जैसे E से represent करते हैं, वैसे magnetic field को हम लोग B से represent करते हैं, ठीक है। Magnetic field will be in the, ये कौन सा axis है, Z axis. So यहाँ पे speed of the light will be in, speed of the light को generally represent हम लोग किससे करते हैं, C. So it will be in the x axis, करेक्ट है। जरूरी नहीं है कि x y यहाँ पे रहेगा, अगर ये x में तो ये y में, ये z में रहेगा, ठीक है। ऑल थ्री ऑफ देम विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज, व्हाई वाज हिज थियरी एक्सेप्टेड? द क्वेश्चन इज व्हाई वाज हिज थियरी एक्सेप्टेड? हम लोग थियरी जब तक वो प्रूव नहीं होता हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते उसको। सो व्हाई वाज हिज थियरी एक्सेप्टेड? सिंपल रीजन बिहाइंड दैट इज ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव द स्पीड ऑफ द लाइट थ्योरेटिकली, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? स्पीड ऑफ द लाइट कितना आता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, करेक्ट है ये, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट ये तो कैलकुलेटेड वैल्यू है। और एक इंटरेस्टिंग सा आप एक्सपेरिमेंट देखोगे, अगर आप यूट्यूब पे वगैरह देखोगे, स्पीड ऑफ द लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में यहाँ पे रफली लाइट विल रोटेट द अर्थ 7 टाइम्स रफली, ठीक है। सो मुझे बताओ इतना फास्ट स्पीड कैलकुलेट ही कैसे किया? प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली बाद में बात है, बट कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको सन का डिस्टेंस तो पता नहीं। यस, करेक्ट। गैलीलियो वाज द फर्स्ट पर्सन टू रफली कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द लाइट। उन्होंने जुपिटर के पोजीशन के हिसाब से ही कैलकुलेट व्हेन द जुपिटर इज द फारदेस्ट एंड व्हेन द जुपिटर इज द नियरेस्ट, तभी टाइम कितना लगा लाइट को आने के लिए, दैट इज हाउ ही कैलकुलेटेड द स्पीड ऑफ लाइट। इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल के लिए, बट इट कम्स आउट टू बी 3 × 10⁸। हर एक मीडियम में 3 × 10⁸ रहता है, हर एक मीडियम में 3 × 10⁸ रहता है नहीं, ठीक है। यहाँ पे कोई मीडियम में ही ये 3 × 10⁸ रहेगा, करेक्ट है। कौन सा है वो मीडियम? वैक्यूम, एक्सेलेंट, वैक्यूम ऑफ एयर, करेक्ट है। सो व्हेनेवर आई कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम और इन द एयर, इट कम्स आउट टू बी, नाउ दिस वाज द फर्स्ट पर्सन टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द लाइट थ्योरेटिकली, c is equal to 1/√,
म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट हम लोग क्या बोलते हैं इसको, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू क्या होता है 8.89 रहता है करेक्टली, ठीक है। अगर मैं रफली लिख दूं तो 8.8 8.9 रहेगा इंटू 10⁻² कितना होता है -12, करेक्ट है। वो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, बराबर है ये, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू 8.8 इंटू 10⁻12। वो जब भी 1/4 पाई से आप मल्टीप्लाई करोगे 4 पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, रफली 12 हो जाएगा, करेक्ट है। सो यहाँ पे 12 इंटू 8 जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे, जब ये ऊपर रहेगा तभी आपको वैल्यू आता है, ठीक है। अब यहाँ पे म्यू नॉट का अगर मैं वैल्यू लिख लूँ तो म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है, फटाफट बता दो। म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है यहाँ पे, डू यू नो द वैल्यू, ठीक है। म्यू नॉट यहाँ पे लिखे म्यू नॉट यहाँ पे होता है, जैसे ये परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होगा, ये परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस रहेगा, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। अगर मैं एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है। सो म्यू नॉट का वैल्यू होता है रफली 4 पाई इंटू 10⁻⁷, रफली नहीं एग्जैक्ट वैल्यू में बता दूं तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अगर आप ये दोनों वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट दिस वाज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम में, ठीक है। व्हेन यू कैलकुलेट इट फॉर अदर सब्सटेंसेस, फिर भी आपको सेम ही फॉर्मूला आता है। फॉर एग्जांपल C फॉर एनी मीडियम विल बी इक्वल टू 1/√ऑफ म्यू फॉर द मीडियम एंड एप्सिलॉन फॉर द मीडियम। मुझे बताओ एप्सिलॉन अगर मैं देखूं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शायद से आपने इतना डिटेल में किया नहीं है, ठीक है। ये परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है तो इसको परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। जैसे परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है, ये परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। अगर आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे आपको एग्जैक्टली वो मीडियम का वैल्यू आ जाएगा। इज दिस पार्ट क्लियर? ये कैसे आया क्यों आया फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस वाज द फर्स्ट पर्सन हु गॉट द स्पीड ऑफ द लाइट थ्योरेटिकली, ठीक है। सो अब यहाँ पे ही सेड दैट द लाइट ट्रैवल्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जहाँ पे दो फील्ड होंगे, कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बट लाइट इज नीदर डिविएटेड बाय लाइट इज नॉट डिविएटेड बाय ईदर ऑफ देम, ठीक है। लाइट ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड से बेंड होता है ना ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड से बेंड होता है। क्यों, हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट हो गया, यहाँ पे हम लोग प्रोपगेशन ऑफ द लाइट देख लेंगे, ठीक है। इफ आई कंसिडर द सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है, लाइट कैरीज एनर्जी एंड हैज मोमेंटम। लाइट का एनर्जी का वैल्यू क्या है, ये किया आपने केमिस्ट्री में, लाइट की एनर्जी का वैल्यू क्या है, एक्सीलेंट। ई का वैल्यू क्या होता है, h, करेक्ट है। सो इट विल बी इक्वल टू h into nu, या फिर h by लैम्बडा भी लिखते हैं हम लोग, करेक्ट है। h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, एक्सीलेंट। h क्या होता है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट, और nu क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, एक्सीलेंट। अगर मैं c by लैम्बडा भी लिख सकता हूँ उसको, ठीक है। डू नॉट राइट लुक, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, आइडिया नहीं, वो तो लाइट के लिए क्या होता है, लाइट का तो हम लोग रेस्ट मास नहीं लेते, सही है। बट इसको मैं यहाँ पे और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, शायद से आपको ये पता नहीं रहेगा। E will be equal to P into C. P will be the momentum, C is the speed of light, E is the energy, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे P का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लूँ, we will get this value, ठीक है। फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कैसे आया, शायद से ये वाला पार्ट आपको पता नहीं है, ठीक है। This is the momentum, P is the momentum, E is the energy, C is the speed of light, करेक्ट है। अब मुझे बताओ लाइट का स्पीड, थर्ड प्रॉपर्टी अगर मैं देख लूँ, स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होता है, रफली 3 into 10⁸, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू देखोगे तो 29998 ऐसे कुछ तो आता है आगे, ठीक है। सो बहुत बड़ा नंबर है वो, ठीक है। सो रफली यहाँ पे 299 होता है, रफली हम लोग कितना ले लेंगे, 3 into 10⁸, ठीक है। मुझे बताओ ये स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम है। स्पीड ऑफ द लाइट का हम लोग क्या, लाइट को अगर इफ आई ट्रीट लाइट एज अ वेव, कैन आई यूज द फॉर्मूला C is equal to L लैम्बडा, क्या ये फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ, यस। C क्या हो जाएगा, हम लोग ने वेव्स में भी यूज किया है, C क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट, n क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा क्या हो जाएगा, वेवलेंथ, या फिर अगर मैं फ्रीक्वेंसी को न्यू लिखूं, सो इट विल इक्वल टू न्यू इनटू लैम्बडा। इज दिस पार्ट क्लियर, ठीक है। यहाँ पे ये आया मेरे पास वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देख लूँ, ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने नीचे भी दिया है 4th पॉइंट में, ठीक है। रफली इट विल बी गिवन है C is equal to L लैम्बडा। मुझे बताओ स्पीड ऑफ लाइट डज इट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी और इज इट इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, इंडिपेंडेंट। अगर आप व्हाइट कलर का लाइट, अगर आप येलो कलर लाइट भी लोगे, मोनोक्रोमेटिक में अज्यूम करता हूँ, तो येलो कलर का लाइट भी यहाँ पे 3 into 10⁸ से जाएगा वैक्यूम में, रेड कलर का लाइट भी 3 into 10⁸ रहेगा, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
ये वाला पार्ट थोड़ा सा रिफ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, हम लोग देखेंगे वो कैसे हो जाएगा। यस, इन द वैक्यूम इट विल बी इक्वल टू 3 × 10⁻²। मीडियम में चेंज हो जाएगा, वो देखेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन में, ठीक है। अब मुझे बताओ, व्हेनेवर आई कंसीडर लाइट का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ में सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ कौन से कलर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का होता है? ना वायलेट से भी ऊपर, विजिबल के ऊपर ही सबसे ज्यादा, वो सबसे कम हो जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा यहाँ पे वेवलेंथ की मैं बात कर रहा हूँ, वेवलेंथ रेडियो वेव फॉलोड बाय माइक्रोवेव फॉलोड बाय इंफ्रारेड फॉलोड बाय विजिबल में विपग्योर आ जाएगा, फॉलोड बाय अल्ट्रावायलेट फॉलोड बाय एक्स-रेज, उसके बाद गामा रेज, और उसके बाद एक्चुअली कॉस्मिक रेस भी रहते हैं, बट कॉस्मिक रेस हम लोग नहीं लिखने वाले, ठीक है, आप थोड़े छोटे हो उसके लिए, ठीक है। सो ओवर हियर वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर द कॉस्मिक रेस, हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गामा रेस तक देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने रेंज देख लिया वेवलेंथ का, आपको जनरली रेंज याद नहीं रहेगा, चल जाएगा, इतना अगर आपको याद रहता तो वेल एंड गुड, बट याद नहीं रहेगा चल जाएगा, आपको बस सीक्वेंस याद रखना है। सबसे बड़ा कौन सा? वेवलेंथ, रेडियो वेव सबसे बड़ा है ये, फॉलोड बाय माइक्रो, फॉलोड बाय इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे एंड गामा रे। सीक्वेंस आपको याद रखना, क्योंकि सीक्वेंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दिस पार्ट क्लियर? चलो क्विकली कॉपी डाउन दिस पार्ट। ये रेंज अगर आपको याद नहीं भी रहेगा चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है। स्टार्टिंग के पार्ट में थियरी थोड़ा ज्यादा रहेगा, ठीक है। हाँ, अगर आप ड्रॉ नहीं करोगे चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे बस इतना लिख दो, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या? वेवलेंथ ना, वेवलेंथ का ड्रॉ किया मैंने, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, सीधा सीधा साइड बाय साइड लिख दोगे चलेगा, एकदम एग्जैक्टली ऐसे लाइन नहीं ड्रॉ करोगे चल जाता है। क्या ये जो फॉर्मूला आता है इसका प्रूफ है, ठीक है, बहुत एकदम फेमस है इक्वेशन है, मैक्सवेल इक्वेशन है, ठीक है, बड़ा नहीं बट कॉम्प्लिकेटेड है ज़्यादा। सो थेरोटिकली उन्होंने ये लिखा है, और उन्होंने बोला म्यू और एप्सिलॉन किसी भी मटेरियल का अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे आपको स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगा, सिंपल सा लॉजिक। जो मैंने ग्रुप में लिंक भेजे वो कॉपी पेस्ट करो, ओपन हो जाएगा, अगर आप क्लिक करके करोगे नहीं होने वाला वो ओपन, और क्लिक करके करोगे तो शायद से हीट ओपन हो रहा है। वेव्स की बात कर रहा हूँ मैं, इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके नहीं भी ड्रॉ करोगे चल जाएगा, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। एम्पियर एम्पियर नहीं, वो एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ लेंथ, क्योंकि वो बहुत छोटा सा है ना, हम लोग को कन्वीनियंस चाहिए, कन्वीनियंस लिखने के लिए हम लोग 1000 के टर्म से जनरली कोई भी चीज़ लिखते हैं, इसलिए मैंने एंगस्ट्रॉम या फिर नैनोमीटर दोनों में चल जाता है। अगर आप उससे छोटे डिस्टेंसेस पे चले जाते हो तो आपको पिकोमीटर में लेना पड़ेगा, करेक्ट है, और उससे छोटा क्या हो जाएगा? फर्मी। फर्मी में किसके होते हैं, या फेम्टोमीटर, न्यूक्लियस का रेडियस वगैरह यहाँ पे एफएम में हो जाएगा, करेक्ट है। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं, चलो एवरीवन लिखे ना, अभी यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। आई होप सो एवरीवन हैज कंप्लीटेड दिस पार्ट, ठीक है। सो यहाँ पे देखना, आपको यहाँ पे रेंज याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको बस क्या याद रखना है, रेडियो वेव्स फॉलोड बाय माइक्रो फॉलोड बाय इंफ्रा, विजिबल, यूवी, एक्स-रेज एंड गामा रेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ओके, आई होप सो एवरीवन हैज कंप्लीटेड दिस पार्ट, ठीक है। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाते हैं, ये वाला पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर द टर्म्स इन्वॉल्वड इन रे ऑप्टिक्स, वी आर गोइंग टू चेक दिस पार्ट, ओके, टर्म्स एंड असम्पशन। सबसे पहला टर्म अगर मैं देख लूँ यहाँ पे, द फर्स्ट टर्म दैट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस इज द रे, ठीक है। सो रे इज अ लाइट दैट ट्रेवल्स, ओके, सो आप साइमल्टेनियसली वैसे लिख सकते हो, ठीक है, टर्म्स इन्वॉल्व लिख लेना, ठीक है। टर्म्स एंड assumptions इन्वॉल्व इन रे ऑप्टिक्स, टर्म्स एंड assumptions इन्वॉल्व इन रे ऑप्टिक्स, ठीक है। सबसे पहला तो है रे, ठीक है। रे क्या रहेगा? अ लाइन विच ट्रेवल्स और लाइन ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है। मुझे एक चीज बताना यहाँ पे, व्हेनेवर आई कंसिडर रे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो वाला पॉइंट क्या रहेगा? इट विल रिप्रेजेंट दी सोर्स, जो हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में देखा था, ठीक है। अगर मैं ऐसे बहुत सारे रे ले लूं, ठीक है, अब देखना इसमें इलेक्ट्रोस्टैट्स में, मैग्नेटिज्म में बहुत सारे सिमिलैरिटीज है,
ठीक है, यू कैन कॉपी डाउन दिस पार्ट साइमल्टेनियसली। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और मैग्नेटिज्म में बहुत सारी चीजें कॉमन है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कितने लेक्चर हो गए आपको? एक ही हुआ है, ठीक है। तो आपको यू माइट नॉट बी फेमिलियर विद TNEI एंड सो ऑन, ठीक है। सो देखिए जाए, ठीक है। यहाँ पे इफ आई टेक, कॉपी दिस डाउन, tell me one thing, if I take large amount of okay rays together, it will be called as, देखो अभी मैं इंडिविजुअल रे तो ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकता, बट इफ आई टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ रे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इफ आई टेक लार्ज अमाउंट ऑफ रे, इट विल बी कॉल्ड एज बीम। एक्सेलेंट। सो यहाँ पे सिमिलरली whenever I take a collection of the rays, it will be called as a beam, ठीक है। So this beam will represent a certain collection of the rays, ठीक है। चाहे वो 3 रे हो, 4 रे हो, हम लोग टेक्निकली एक रे तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट वॉट एवर, मुझे बताओ कि जितना ज्यादा यहाँ पे रेस होंगे एक बीम में, उतना ज्यादा इंटेंसिटी होगा, करेक्ट है, ओके। द सेम थिंग गोज विद द इलेक्ट्रोस्टैट्स, ओके। तो ये वाली चीज थोड़े से ध्यान से लिखना, ओके, ठीक है। यहां पे इफ आई कंसिडर द टाइप ऑफ बीम, हो गया सबका? सो इफ आई कंसिडर द टाइप ऑफ बीम, देयर विल बी बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ बीम्स। यहां से हम लोग रे ऑप्टिक्स के मेन डायग्राम वगैरह देखेंगे। आपने आई थिंक सो 9th-10th में डायग्राम भी ड्रॉ किए, करेक्ट है। आपने यहाँ पे 9th-10th में डायग्राम वगैरह ड्रॉ किए रहेंगे फॉर कॉन्केव मिरर, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, फॉर लेंसेस एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे इफ आई ड्रॉ दिस पार्ट, सो व्हेनेवर आई ड्रॉ द बीम, तो बीम यहाँ पे 3 तरीके के हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान देना भी। यहाँ पे हो गया सबका, ठीक है। बीम अब यहाँ पे 3 तरीके के हो जाएंगे, पेन नीचे रख देना, एवरीवन लिखे ना। सो व्हेनेवर आई कंसीडर द बीम, देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, ठीक है। पहले तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। इवन बिफोर स्टार्टिंग दिस पार्ट, ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट कुछ आपका ऐसे दिखाई देगा, करेक्ट है। व्हेनेवर आई कंसीडर द पैरेलल बीम ऑफ लाइट, आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, करेक्ट है। फॉरगेट अबाउट द बीम ऑफ लाइट और एनीथिंग, मैं आपको एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट आर पैरेलल रेस? रेस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। पूरा डेफिनेशन क्या है? नहीं, ओके, यस एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मुझे बताओ, रेस दैट डू नॉट टच ईच अदर और इंटरसेक्ट ईच अदर इन अ गिवन प्लेन, ठीक है। ध्यान से सुनना, अभी यहाँ पे ये वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देखो। So the rays that do not intersect each other in a given plane, ठीक है, are called as parallel rays या फिर parallel lines, ये ओरिजिनल डेफिनेशन है। So if I draw, देखना ध्यान से, if I draw ये एक प्लेन, यहाँ पे ये एक प्लेन हो गया, करेक्ट है। प्लेन को ऐसे ही कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर है। सो मुझे ध्यान से बताना, if I take 2 lines, ठीक है, ऐसे मैंने 2 लाइन ले लिए, मुझे बताओ देख के आपको क्या लग रहा है, ये पैरेलल है या नहीं है? देख के क्या लग रहा है? मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल है, देखिए ध्यान से देखना, सही आप सही जा रहे हो, मेरा क्वेश्चन वही उस पे ही आ रहा है। मुझे बताओ कि यहाँ पे देख के ये लग रहा है क्या ये पैरेलल है? मेरा कहने का मीनिंग ये है, डेफिनेशन ये बोलता है कि 2 लाइंस which do not intersect each other in a given plane are called as parallel lines. As per the definition, ये अब यहाँ पे लास्ट में देख लो, as per the definition, are they parallel lines or not? Definition में और एक बार रिपीट करता हूँ, the rays or 2 lines which do not intersect in a given plane are called as parallel lines. तो definition के हिसाब से ये parallel है या नहीं है? तो क्या है ये यहाँ पे पैरेलल लाइन है, बट देख के आपको क्या लग रहा है? नहीं, पैरेलल है या नहीं है, वो कहीं पे भी मीट करने दो, मुझे बस इतना बताओ पैरेलल है या नहीं है। बट डेफिनेशन के हिसाब से आपको क्या लग रहा है? तो क्या गलत क्या है? देखो, एंड माइंड यू, इफ यू आर सेइंग दैट द डेफिनेशन इज इनकरेक्ट, ठीक है, आप यूलर पाइथागोरस ये सब लोगों को रॉन्ग बोल रहे हो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे क्या लाइंस पैरेलल है? नहीं,
क्या डेफिनेशन गलत है? नहीं, गलत है आपकी सोच, ठीक है। यहाँ पे देखना, सो व्हाट डज अ प्लेन मीन। मुझे एकदम सिंपल सा चीज बताओ, जैसे मैंने लाइन ड्रॉ किया था, ऐसे कुछ लाइन ड्रॉ किया था, बट डज दिस रिस्ट्रिक्ट द लाइन इन द गिवन स्पेस? नो, लाइन कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ द साइड्स, करेक्ट है। जैसे लाइन एक्सटेंड किया जा सकता है वैसे प्लेन भी एक्सटेंड किया जा सकता है। इसका मीनिंग क्या है, अगर मैंने ये प्लेन को प्रोवाइडेड दैट इट रिमेन्स पैरेलल, ठीक है, अगर मैंने ऐसे प्लेन को एक्सटेंड कर दिया, क्या यहाँ पे लाइन मीट हो रहा है? हो रहा है ना? इज इट मीटिंग इन अ प्लेन? यस। तो क्या यहाँ पे लाइंस पैरेलल है? नहीं। क्या डेफिनेशन गलत है? समझ में आ गया ये, ठीक है। पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन समझ में आ गया, ठीक है। तो एक तरीके के रेस यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे ये वाले एक तरीके का बीम क्या हो जाएगा यहाँ पे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। थर्ड बेंच देख लेना यहाँ पे। सो सेकंड यहाँ पे हो जाएंगे कन्वर्जिंग बीम ऑफ, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट मतलब क्या हो जाएगा, एक दूसरे के पास जाएगा या दूर चले जाएगा? दूर चले जाएगा। नाउ टेल मी वन सिंपल थिंग, मान लेते कि यहाँ पे लेट अस से द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 मान लेते हैं यहाँ पे हर एक रे के बीच में, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, या हर एक बीम के बीच में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। जैसे जैसे ये दूर चले जाएगा, विल द डिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज, करेक्ट है, इंक्रीज। तो यहाँ पे 8, 9, 10, 12 वगैरह होते जाएंगे। तो मुझे बताओ आगे जाके ये कहीं पे भी मीट होने के चांसेस है क्या? ठीक है, डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होते जाएगा। मुझे बताओ, आपको रे डायग्राम्स थोड़े बहुत 9, 10 की अगर याद है तो मुझे बताओ इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितने रेस चाहिए? 2, ठीक है। कहीं पे भी ये 2 पॉइंट मीट होंगे क्या? तो इमेज कभी भी यहाँ पे राइट में बनेगा क्या? बट इफ आई कंसिडर द कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है, यहाँ पे देख लेना, मुझे बताओ कि इनिशियली अगर यहाँ पे 4 था, जैसे जैसे लाइट आगे जा रहा है, इज इट मोर देन 4, लेस देन 4? लेस देन 4, इट गोस ऑन रिड्यूसिंग, करेक्ट है ये पार्ट, ठीक है, इट विल गो ऑन रिड्यूसिंग। तो मुझे बताओ कहीं तो जाके 3, 2, 1 कहीं तो जाके आगे एक्चुअली मीट होगा। सो यहाँ पे लेट अस से इट मीट्स एट दिस पॉइंट, ठीक है। सो यहाँ पे जो इमेज बन रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, कुछ भी होने दो, इज दैट अ रियल इमेज और अ वर्चुअल इमेज? एक्चुअली मीट हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। सो इज द इमेज रियल? यस। तो यहाँ पे इमेज रियल है क्या? हाँ, ठीक है। बट इफ आई कंसिडर दिस बीम ऑफ लाइट और दिस रेस, ये जब राइट में जा रहे हैं, राइट में ये मीट होने के चांसेस है? नहीं। बट लेफ्ट में मीट होने के चांसेस है? हाँ। मुझे बताओ ये डायरेक्शन में वो एक्चुअली ट्रेवल कर रहा है क्या? सो आर दे रियल और आर दे? तो यहाँ पे इमेज क्या हो जाएगा? रियल। यहाँ पे इमेज क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा चीज ये ध्यान देना, ठीक है। कन्वर्जिंग बीम आफ्टर रिफ्लेक्शन विल फॉर्म अ रियल इमेज, बट डाइवर्जिंग बीम विल फॉर्म ए वर्चुअल इमेज। डाइवर्जिंग मतलब क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में ये मीट हो जाएंगे, इट विल फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। इज दिस पार्ट क्लियर? कॉपी दिस डाउन क्विकली। यहाँ पे आप लिख लोगे ना, इमेज क्या रहेगा? यहाँ पे वर्चुअल। एक बैच में मैंने ये ब्लैंक रख दिया था, उन्होंने लिखा था इमेज इज फेक। बनेगा ना? मुझे बताओ पैरेलल बीम में वेयर डू पैरेलल लाइंस मीट? एट इंफिनिटी। तो इमेज कहाँ पे बनता है? एट इंफिनिटी। पैरेलल बीम में भी इमेज बनेगा, टेक्निकली दोनों बनेंगे। अब क्या होता है कि अगर आपको रे डायग्राम्स याद है, when the object is placed at focus the image is formed at infinity, वो याद है? थोड़ा बहुत कॉन्केव या कॉन्केव के लिए, ठीक है। when the object is placed at focus it is image is formed as infinity। अगर आप फोकस के थोड़ा लेफ्ट में लेके जाओ तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी पे बनेगा, और थोड़ा सा राइट में लेके जाओ तो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे बनेगा। तो दोनों पे बनेगा टेक्निकली, और उसमें एरर्स होते हैं, ठीक, पक्का? ओके, I hope everyone is done with this, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखना ध्यान से, ठीक है। Whenever I consider the ray optics में हम लोग 2 ही फिनोमेना स्टडी करने वाले, कौन से? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। स्टार्टिंग के पार्ट में थोड़ा सा थियरी ज्यादा होने वाला है, ठीक है। रफली आपको 5 से 6 पेजेस का थियरी है, ठीक है। सो उसके बाद हम लोग मेन पार्ट स्टार्ट करेंगे, ओके। सो व्हेनेवर आई कंसिडर द रे ऑप्टिक्स, हम लोग 2 ही फिनोमेना स्टडी हो गया सबका लिख के। हम लोग 2 ही फिनोमेना यहाँ पे लिख देना, इमेज इज वर्चुअल, ठीक है, जिसने नहीं लिखा है, ठीक है। So over here, whenever I consider the ray optics, हम लोग 2 ही phenomena study करने वाले। First is the reflection and the second one is the refraction, ठीक है। So whenever I consider the reflection, so reflection क्या हो जाएगा? When a ray of light gets reflected in the same medium। मुझे बताओ मीडियम चेंज होता है क्या रिफ्लेक्शन में? अगर मीडियम चेंज नहीं हुआ तो स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगा?
फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, वेवलेंथ भी क्या रहेगा। तो मुझे बताओ जो ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट, ठीक है, उन लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, बिग ब्रेन टाइम, क्या, मिरर्स, या फिर और एक चीज जो रिफ्लेक्ट करते हैं रिफ्लेक्टर्स, ठीक है। सो द ऑब्जेक्ट्स दैट रिफ्लेक्ट द लाइट आर कॉल्ड एज रिफ्लेक्टर्स या फिर मिरर्स, ठीक है। व्हेनेवर आई कंसीडर मिरर, मिरर कितने तरीके के होते हैं, 3, ठीक है। कौन से, प्लेन, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, दैट इज प्लेन या फिर हो जाएगा यहाँ पे कर्व्ड मिरर्स, ठीक है। यहाँ पे इफ आई ड्रॉ एनीथिंग, ठीक है, यहाँ पे देख लेना। व्हेनेवर आई कंसीडर सर्टेन टाइप ऑफ मिरर्स, अभी देखना ध्यान से, ठीक है। व्हेनेवर आई कंसीडर द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसका डेफिनेशन मैं फिलहाल नहीं दे रहा, आपको आगे में जब भी कर्व्ड मिरर्स करेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला कौन सा मिरर है, प्लेन। इफ आई ड्रॉ दिस, ये वाला कौन सा मिरर है, ये वाला कौन सा मिरर है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, कॉनकेव, ठीक है। ये वाला कौन सा मिरर है यहाँ पे, कॉनकेव। इफ आई ड्रॉ दिस, ये वाला कौन सा मिरर है, कॉनकेव ही है, कॉनकेव ही है, बस मैंने उल्टा रख दिया, ठीक है। सो अगर बाहर का सरफेस सिल्वर्ड रहेगा इट विल बी कॉनकेव, बट अगर मैंने इसको उल्टा ड्रॉ कर लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, सपोज कि मैंने इसको ऐसे कुछ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई ड्रॉ द मिरर समवॉट लाइक दिस, अब बताओ ये कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स। तो ये 3 तरीके के मिरर्स हम लोग को बेसिकली स्टडी करने हैं, ठीक है। इसके आपने रे डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ किए, ओके, यू मे कॉपी डाउन दिस थिंग, ठीक है। थियरी पार्ट है तो मैं ज्यादा लिख नहीं रहा, आप लिख लो। अभी हम लोग मेन पार्ट स्टार्ट करेंगे इसके बाद। आज के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये फर्स्ट वाला पार्ट लेने वाले, दैट इज कॉल्ड एज द प्लेन मिरर्स। फिलहाल के लिए एंगल वगैरह क्या है हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट दैट। कॉनकेव मिरर में कौन सा सरफेस सिल्वर्ड रहता है, बाहर का, और कॉन्वेक्स में अंदर का सरफेस सिल्वर्ड रहेगा, ठीक है, वो चीज ध्यान रखना थोड़ी सी, ओके डन। किसी के पास प्लेन मिरर है, मिरर है किसी के पास, मैंने लाया था, पता नहीं कहाँ पे रखते, अभी वही करना पड़ेगा, देखते चलो। बिफोर यू गो इनटू दैट पार्ट, चलिए पक्का सबका हो गया। सो लुक हियर एवरीवन, सो बिफोर वी गो इनटू दिस पार्ट, अभी आज हम लोग सबसे सिंपलेस्ट मिरर स्टडी करेंगे, वो कौन सा, प्लेन मिरर, ठीक है। सो व्हेन वी स्टडी द रिफ्लेक्शन इन द प्लेन मिरर, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं टर्म्स इन्वॉल्व इन द प्लेन मिरर, ठीक है। पेन नीचे रख देना, यहाँ पे देख लेना, ठीक है, ये चीजें आपको ही लिखनी है, सो ध्यान से देख लो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेनेवर आई कंसीडर दिस थिंग, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे प्लेन मिरर का डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, ओके। टर्म्स आपको ही लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये कौन से मिरर है, प्लेन है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, प्लेन, ठीक है, ये सब टर्म्स आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। ये मैं ड्रॉ करता हूँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल, एग्जैक्टली, ठीक है। एन एन डैश से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, एन एन डैश क्या है यहाँ पे, नॉर्मल, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे मैं ये टर्म्स पूरे लिखने नहीं वाला, एन एन डैश क्या है यहाँ पे, नॉर्मल। व्हेनेवर आई कंसीडर दिस रे, ठीक है, दिस रे इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जहाँ पे स्ट्राइक होता है वहां पे ही आपको नॉर्मल ड्रॉ करना रहता है, एक्चुअली मैंने नॉर्मल पहले ड्रॉ किया, बट एक्चुअली आप इंसिडेंट रे पहले ड्रॉ करोगे फिर नॉर्मल ड्रॉ करोगे। तो आई ओ क्या हो गया मेरा, इंसिडेंट रे, ठीक है, आई ओ मेरा इंसिडेंट रे हो गया, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे, तो ओ आर यहाँ पे हो गया मेरा रिफ्लेक्टेड रे। एंगल आई ओ एन, ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक्सेलेंट। यहाँ पे एंगल एन ओ आर, ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, 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 सेम मीडियम में जा रहा है ना। फिलहाल के लिए हम लोग अज्यूम करके चलेंगे कि पूरा का पूरा लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट ही हो रहा है, ऐसे नहीं होता, थोड़ा बहुत लाइट एब्जॉर्ब और थोड़ा बहुत रिफ्रैक्ट होगा ही होगा, तो ट्रांसमिट भी होगा, बट फिलहाल के लिए वो सब हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आईओएन क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एनओआर क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को जनरली रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आई, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बराबर है। दिस इज वन ऑफ द लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन, करेक्ट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां तक आपको टर्म्स पता है, ठीक है। अब 2 नए टर्म्स देखते हैं, ठीक है। पहला टर्म यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। द फर्स्ट टर्म दैट वी आर गोइंग टू चेक इज, लेट दिस पॉइंट बी एम, ठीक है। सो एंगल आई ओ एम, इसको पता है आपको क्या बोलते हैं, आई ओ एम, थीटा जी, कॉल्ड एज ग्लांसिंग एंगल, ठीक है, ये वर्ड याद रखना, ग्लांसिंग एंगल, ठीक है।
IOM यहाँ पे हो जाएगा ग्लांसिंग एंगल। मुझे बताओ IOM और ION ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? मतलब बेसिकली थीटा जी और आई के बीच में रिलेशनशिप क्या है? दोनों का एडिशन क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, एक्सेलेंट। सो दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? तो कहना है राइट, आई प्लस थीटा जी विल बी इक्वल टू, तो थीटा जी कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी कभी काम आता है। सेकेंड वाला जो मैं बोल रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस अज्यूम, ठीक है, कौन सा कलर लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि ये यहाँ पे मिरर रहता ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान देना, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, स्पेशली इन द प्रिज्म, ठीक है, एंड इन जेडब्ल्यू के जो प्रिज्म के सम्स आते हैं उसमें ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। नीट में यहाँ पे सिर्फ प्लेन मिरर्स की आएंगे, प्रिज्म के आपको कर्व मिरर्स के नहीं आता है, ठीक है। प्रिज्म के भी आने के चांसेस कम है। प्रिज्म का जो मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला दूंगा मोस्टली वहां पे ही आएगा नीट में, बट जेडब्ल्यू में ये बहुत आते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे ये मिरर रहता ही नहीं था, ठीक है, ध्यान देना। मान लेते हैं यहाँ पे ये मिरर रहता ही नहीं, तो ये लाइट सीधा सीधा ऐसे पास हो जाएगा, करेक्ट है। अगर ये आई है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? करेक्ट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना, करेक्ट है। अब यहां पे ये वाला जो रे है एंड द एक्चुअल रे दैट इज इमर्जिंग फ्रॉम दिस, ये दोनों के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा बीइंग, इसको मैं एक नाम दे देते हैं, पी दे देते हैं, ठीक है। सो अभी यहां पे जो एंगल है, ठीक है, एंगल ROP, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है। फिलहाल के लिए मुझे इसका फॉर्मूला बताओ, यहां पे रिलेशनशिप क्या एस्टेब्लिश हुआ है? डेल्टा, ये आई और ये आई तीनों मिलके कितना हो रहा है? 180 डिग्री। सो कैन आई से ये एक फॉर्मूला हो गया, 2i प्लस डेल्टा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ पे डेल्टा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 180 माइनस, पक्का यहां तक लॉजिक क्लियर है सबको? ये वाला फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। डेल्टा विल नॉट ऑलवेज हैव द सेम फॉर्मूला। मैं एक बार इसका डेफिनेशन रिपीट कर, एक बार डेफिनेशन बोल देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा डेल्टा क्या है, ठीक है। नॉट राइट एनीथिंग, ध्यान से देखो। The angle made by the incident ray without any deflection and the angle actually made by the ray when emerging is called as the angle of deviation। मतलब क्या? The angle in short, अगर मैं एकदम शॉर्ट में ये बताऊं तो angle made between the incident ray and the emergent ray is called as the angle of deviation। मुझे बताओ विदाउट डिविएशन ये लाइट ऐसे पास हो जाता था, विद डिविएशन ये ऐसे पास हो रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट और लास्ट रे के बीच का जो एंगल रहेगा दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिविएशन। इसका मीनिंग क्या है? मैं यहाँ पे एक दो और एग्जांपल लेके बताता हूँ, आपको ये डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एन एग्जांपल, ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रहा है एक मिरर पे, ठीक है, ऐसे चला जाएगा, करेक्ट है ये। मान लेते कि इसके आगे भी मैं एक मिरर लगाता हूं तो लाइट ऊपर चला जाएगा, करेक्ट है। दिस इज द फर्स्ट रे, सेकेंड रे एंड दिस इज द थर्ड रे, ठीक है। सो मैं और एक बार डिविएशन का रिपीट करता हूं। द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन एंड द इमर्जेंट रे। तो मुझे बताओ एंगल ऑफ डिविएशन कौन से दो रे के बीच का एंगल है? फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, या फर्स्ट एंड थर्ड? समझ में आ गया? तो ये दो रे जो यहाँ पे एक्सटेंड करके आएंगे, ये भी सम्स करेंगे हम लोग आगे जाके, ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिविएशन। कितने भी रेस रहने दो, अगर आगे जाके और एक बार होगा तो फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल ओवर हियर, ठीक है, ओके, लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल ओवर हियर। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक, ये चाहे रिफ्लेक्शन की वजह से हो चाहे रिफ्रैक्शन की वजह से हो, फर्क नहीं पड़ता। प्रिज्म में इफ आई कंसिडर द प्रिज्म, ठीक है, ध्यान से देखना, इफ आई कंसिडर अ प्रिज्म, प्रिज्म कुछ ऐसे दिखाई देता है, यहाँ पे एक बार रे जाएगा, यहाँ पे एक बार रे जाएगा और यहाँ से रे बाहर आ जाएगा, करेक्ट है। ये फर्स्ट है, सेकंड है और ये थर्ड है। तो एंगल ऑफ डिविएशन विल बी बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड। तो जैसे ही मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा, इसको एक्सटेंड कर दूंगा, इसके बीच में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिविएशन। वो फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे वो रिफ्लेक्शन की वजह से हो या रिफ्रैक्शन की वजह से। पक्का ये लॉजिक क्लियर है? ओके, कॉपी डाउन दिस थिंग, एक सेकंड, कॉपी डाउन दिस थिंग, अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आपको डायग्राम राइट में निकालना है। ये सब नोटेशन आप राइट में लिखोगे, बस ये जो डेरिवेशन का पार्ट है ये आप लेफ्ट में लिखोगे, इसके नीचे थोड़े बहुत टर्म्स लिखने हैं आपको, ठीक है। ओके, डायग्राम और ये वाला पार्ट पूरा राइट में, ओके। सर ये वाले डायग्राम में हम लोग डेल्टा को थीटा जी को 2 बोल सकते हैं। हाँ सही है, बट वो सिर्फ इसके लिए एप्लीकेबल रहेगा ना, इसलिए मैं लिख नहीं रहा। सर पर वो
जो भी डायग्राम्स में डेविएशन नहीं है उसके लिए एप्लीकेबल हो सकता है, रिफ्लेक्शन नहीं है क्या? अगर इंसिडेंट रे और नहीं, सिर्फ प्लेन मिरर है तो। हाँ नहीं अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे के बारे में बात कर रहा हूँ तो, अगर मैं रिफ्रैक्टेड लूंगा तो होगा क्या? नहीं, तो रिफ्रैक्टेड रे तो नीचे चला जाएगा ना, हाँ सर, तो एंगल ऑफ डेविएशन चेंज हो जाएगा। तो जब इंसिडेंट रे का एंगल हाँ, और रिफ्लेक्टेड का बस सेम रहेगा तब सेम रहता है, मतलब वो तो सेम ही रहता है, सिर्फ रिफ्लेक्शन, सिंगल रिफ्लेक्शन के लिए वैलिड है वो, इन शॉर्ट। टर्म्स आप खुद से ही लिखोगे। क्या ये फॉर्मूला हमेशा सेम ही रहेगा? नहीं, ये चेंज होते जाएगा कंडीशन टू कंडीशन। फिलहाल के लिए अगर सिंगल रिफ्लेक्शन है तो ये फॉर्मूला चल जाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन पे हम लोग एकदम डिटेल में सम्स करने वाले हैं थोड़े बहुत बाद में, ठीक है, जहाँ पे हम लोग दो मिरर लेंगे, ठीक है, एक मिरर लेके एक लेंस लेंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें करेंगे हम लोग, देखेंगे अ लिटिल बिट लेटर, ठीक है। ग्लांसिंग एंगल, यस, ग्लांसिंग एंगल का फॉर्मूला तो फर्क ही नहीं पड़ता ना। अगर देखो यहाँ पे देखो, मैं आपको डेफिनेशन नहीं दे रहा, अगर डेफिनेशन में दे दूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या रहेगा? बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। तो ग्लांसिंग एंगल का डेफिनेशन ही क्या हो जाता है? बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द सरफेस, मिरर या फिर सरफेस, ठीक है। एंगल आरओपी क्या रहेगा यहाँ पे? एंगल ऑफ डेविएशन। मेरे से होता है, उसको सबको रिफ्लेक्टर ही बोलते हैं। टेक्निकली हर एक चीज थोड़ा बहुत तो रिफ्लेक्ट करेगा ही ना। एवरीथिंग इज अ रिफ्लेक्टर, बट मिरर इज एन ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट्स द मैक्सिमम, ठीक है, ठीक है। नोटेशंस वगैरह सब राइट में ही लिखना, बस ये जो सॉल्विंग है वो लेफ्ट में लिखो। हम लोग को लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो लेफ्ट में लिखना है, ठीक है। आई होप सो सॉल्व हो गया सबका। चले प्रोसीड, ठीक है। मुझे बताओ लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं? दो, ठीक है, बट बेसिकली हम लोग दो कंसिडर करते हैं। कौन से लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन? I is equal to R, that is the angle of incidence is equal to angle of reflection। और दूसरा क्या है यहाँ पे? the incident ray, the reflected ray and the normal all lie in the same plane। अब देखना ध्यान से, हो गया सबका? लिख लो फटाफट, लिख लो फटाफट। चलो डन, ओके, चलिए प्रोसीड, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, देख लेना, ठीक है। मैं और एक बार ये डायग्राम पे आऊंगा, ठीक है। सो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेना। You can leave a line and write down loss of reflection। पहला आप लिखोगे the incident ray, the reflected ray, the incident ray, the reflected ray and the normal all lie in the क्या? Same plane, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे देख लेते, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। सब यहां पे देख लेंगे, तो मैं कोई और कलर से यहां पे मार्क कर लेता हूं यहाँ पे व्हाट डज दिस मीन, ठीक है। सेकंड लॉ पे हम लोग चले जाते हैं, बट इफ वी गो इनटू दैट पार्ट, अंडरस्टैंड पिंक। चलो अब यहां पे देखते हैं, ठीक है। लुक हियर, मुझे बताओ ये जो नॉर्मल है ये तो प्योरली और प्योरली कौन सा एक्सिस में? अगर मैं ये स्टैंडर्ड एक्सिस मान के चलूं, ये हो गया एक्स, ये क्या हो जाएगा? वाई, करेक्ट है। अगर मैं देखूं यहाँ पे नॉर्मल, तो प्योरली कौन सा एक्सिस में है? वाई। इंसिडेंट रे ये सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, बट प्लेन कौन सा हो गया? ये एक्स वाई प्लेन, ये भी हो गया एक्स वाई प्लेन। अगर आप डेविएशन में देखोगे तो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में ही आएगा, ठीक है। मुझे बताओ ये मिरर कौन से प्लेन में है? एक्स जेड, करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये वाला काम अभी आज के लिए कर लेगा, ठीक है। मेरे पास था मिरर, ठीक है, बट क्या पता कहाँ पे रख दे। कह रहे हैं दिस इज द प्लेन मिरर, आपको इसमें रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है रफली, ठीक है। सो यहाँ पे इफ आई कीप दिस प्लेन मिरर, तो ये प्लेन मिरर कुछ ऐसे है, राइट, ओके। आपको ये वाला एज दिखाई दे रहा है, ठीक है, बट आपको ये जो बोर्ड के अंदर जा रहा है वो दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। सो दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस, ठीक है। इफ यू कंसिडर दिस मिरर, यहाँ पे ये एक्स जेड प्लेन में है, ठीक है। इफ आई कंसिडर अ कॉन्केव मिरर, ठीक है, कॉन्केव मिरर कुछ आपका ऐसे दिखाई देने वाला है, करेक्ट है। तो ये कौन सा है? एक्स में भी है, वाई में भी, और 3D में अगर आप देखोगे तो जेड में भी। इवन द सेम गोस फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर भी यहाँ पे तीनों प्लेन में होगा, ठीक है। दैट इज इट विल बी अ 3D ऑब्जेक्ट, बट ये प्योरली क्या है? दो ही प्लेन में, एक तो एक क्या, ये फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप यहाँ से भी ड्रॉ करो, बेसिकली कर्व हो रहा है वो,
ठीक है. So my look here. So the conclusion over here is, if I consider this mirror is purely on which axis? X, Y, X, Z axis, correct है, या X, Z plane. That is why this mirror is called as a plane mirror. Is this part clear? क्योंकि ये purely कोई भी एक plane में रहेगा. Is this part clear? ठीक है. सेकंड लिख लेना यहाँ पे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में. सेकंड तो आपको पता भी है, क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, लिख लेना सेकंड बेंच लिख लो. यहाँ पे लिख लेना, द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सेकंड लिख लेना यहाँ पे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. क्या ये हर एक मिरर के लिए वैलिड है? वैलिड है या नहीं है? मतलब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मुझे बताओ, कॉन्केव और कॉन्वेक्स के लिए ये वैलिड होता है या नहीं होता? होता है. ठीक है. तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मिरर. ठीक है. तो आगे लिख लेना उसके, वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सर्फेसेस, वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सर्फेसेस, चाहे वो प्लेन हो, कर्व्ड हो, रेगुलर हो या इररेगुलर हो. ठीक है. हर सरफेस के लिए होगा. लाइट को समझ में नहीं आता कि सरफेस प्लेन है या कर्व्ड है. ठीक है. वो क्या करता है यहाँ पे, इट जस्ट टेक्स और द वी कैन जस्ट ड्रॉ नॉर्मल, और वो नॉर्मल के एंगल ऑफ इंसिडेंस में जो रहेगा उसके हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आ जाएगा. ठीक है. चाहे वो सरफेस रेगुलर हो या इररेगुलर हो. मैं एक सम भी लूंगा जिसमें आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. थर्ड बेंच देख लेना यहाँ पे. सर अगर कुछ भी कर्व्ड सरफेस होगा तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टैंजेंट बना के वहां पर प्लेन मिरर कंसीडर करेंगे. हाँ, वही करेंगे हम लोग इनफैक्ट. ठीक है. वो सब टैंजेंट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, बेसिकली हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करके हम लोग निकाल लेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे देखते हैं. ठीक है. मुझे बताओ कि सबसे पहले अगर आपको रे डायग्राम्स याद है, तो रे डायग्राम्स में हम लोग एक कौन सा रे लेते हैं? कोई भी अगर मुझे इमेज ड्रॉ करना है, हम लोग कितने तरीके के रे लेते हैं? 3. कौन से होते हैं 3 रेस? 1 पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस, करेक्ट. सेकंड पासिंग थ्रू फोकस एंड पैरेलल. ओके. थर्ड नहीं, थर्ड सेंटर. थर्ड कहां से पास होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो एक रे हम लोग हमेशा ऐसा ड्रॉ करेंगे जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा 0. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा? 0. ठीक है. सो उसके नीचे लिख लेना नोट. फर्स्ट लिख लो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा. कहने से द रे विल रिटर्न बाय इट्स ओरिजिनल पाथ. करेक्ट है. सो लिख लेना यहाँ पे नोट में फर्स्ट, if I is equal to 0, R is equal to 0. अगर I 0 है, R 0 है, सो कह रहा है से द रे विल रिट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ. बराबर है ये. ठीक है. द रे इज गोइंग टू रिट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ. ठीक है. ओके. मुझे बताओ, रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज हो रहा है क्या? नहीं. तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड ऑफ लाइट कुछ भी चेंज होगा क्या? बट इंटेंसिटी चेंज होगा क्या? कैसे? मान लेते कि प्योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अब्सॉर्ब नहीं कर रहा, मैं मान के चलता हूं, फिर इंटेंसिटी चेंज होगा या नहीं होगा? होगा. जनरली फिर भी चेंज होगा. ठीक है. अब देखते हैं कैसे. ठीक है. फर्स्ट कंटिन्यू राइटिंग दिस पार्ट. ठीक है. सो ओवर हियर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ठीक है, स्पीड ऑफ द लाइट चेंज नहीं होगा. अब इंटेंसिटी का मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं, ये हो रहा कैसे है. ठीक है. ओके. सो जो रे हम लोग इंसिडेंट रे होता है वो मल्टीपल इसमें स्प्लिट हो जाता है. नहीं, स्प्लिट भी नहीं होगा, फिर भी इंटेंसिटी कम हो जाएगा. चलो बीम का अलग बात है, बट फिर भी यहाँ पे इंटेंसिटी चेंज हो जाएगा. कैसे देखते हैं. ठीक है. सो लुक है ना. ठीक है.
चाहे वो प्लेन मिरर हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, जनरली तो इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। पहले प्लेन के बारे में बात करते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स के बारे में इंटेंसिटी एग्जैक्टली हम लोग बाद में निकालेंगे, ठीक है। एब्जॉर्ब नहीं भी होगा अगर मैं प्योरली रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी पकड़ रहा हूँ, फिर भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस और लाइट का क्या लेना देना। मान लेते वैक्यूम में हो रहा है, फिर भी ये डिक्रीज हो जाएगा, देखते हैं अभी कैसे। मोमेंटम, मोमेंटम का कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। लुक हियर, क्या नहीं नहीं, लाइट के रे नेचर, हाँ वेव नेचर एक है, सही है, बट कैसे, ओके यहाँ पे देखते हैं। एकदम सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इफ आई कंसिडर अ प्लेन मिरर, यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है, मान लेते हैं यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से ये लाइट ऐसे जा रहा है, ये पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ जो 4 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। सो मुझे बताओ कि इंटेंसिटी इफ आई कंसिडर, तो ये जो सोर्स है, ये सोर्स क्या है, पॉइंट सोर्स है। हम लोगों ने वेव्स में एक चीज स्टडी की थी कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, करेक्ट। पॉइंट सोर्स के लिए आर स्क्वायर आता है, अगर एक्सटेंडेड सोर्स रहेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आता है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, पॉइंट ए है जहां पे 4 सेंटीमीटर ऐसे ट्रेवल करके आ रहा है, यूनिट इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये जाता है, रिफ्लेक्ट होता है, मान लेते हैं ये भी 4 सेंटीमीटर ही है, और वापस आ जाता है पॉइंट बी जो सेम पॉइंट पे है, बट पॉइंट बी पे इंसिडेंट रे नहीं आ रहा, रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना। तो मुझे बताओ ए पे जो लाइट आ रहा है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 4, और बी पे जो आ रहा है वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, 4 4 और 4 आ रहा है ना, 12 ट्रेवल कर रहा है टोटल, करेक्ट है। यहां से 4, यहां से 4, वापस रिटर्न में कितना आ रहा है, 12, करेक्ट है। सो कैन आई राइट I1 by I2 will be equal to 12 square इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर। I1 ज्यादा है या I2 ज्यादा है, I1, so I2 is smaller than I1, so can I say the intensity after reflection will be smaller than the intensity at the incidence? Is this part clear to everyone? पक्का ये क्लियर है, ओके। सो इंटेंसिटी यहाँ पे हो जाएगा डिक्रीज, यू कैन कॉपी दिस डाउन, ठीक है। इसमें और 2 नोट लिखने, बट वो 2 नोट लिखने से पहले, जिसका बाकी लिख लेना, वो 2 नोट लिखने से पहले मैं आपको एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि एसर्शन रीजन में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आई डू नॉट ड्रॉ, ठीक है, ड्रॉ करने की वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है। एसर्शन रीजन में सपोज कि ये क्वेश्चन आता है, मैं आपको क्वेश्चन एकदम सिंपल सा पूछ रहा हूँ, ठीक है। एसर्शन देखते हैं ये चीज का कि पॉलिश्ड सर्फेसेस आर शाइनियर एज कंपेयर टू द रफ सर्फेसेस, ये सच है फॉर सेम मटेरियल, ये ट्रू है या नहीं है, ट्रू, करेक्ट है। पॉलिश सरफेसेस, ध्यान से सुनना, सेम सरफेस है, मतलब मान लेते हैं कि सिल्वर का कोई बॉडी है, एक रफ सिल्वर सरफेस है, एक पॉलिश सरफेस है, पॉलिश सरफेसेस आर शाइनियर एज कंपेयर टू द रफ सरफेसेस, ये असर्शन ट्रू है या नहीं है, रीजन क्या, क्योंकि जो रफ सरफेस होता है उसमें छोटे-छोटे अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखो तो लाइक हाँ रफ, ओके, और पॉलिश करते तो रिफ्लेक्शन ज्यादा था, एनर्जी अब्सॉर्ब कम हो जाती है। चलो एनर्जी एब्जॉर्ब हो ही नहीं रहा, मैं मान के चलता हूं, रिफ्लेक्शन, तो जो रफ सरफेस होता है हाँ। उस पे जो आई गेस ऊपर नीचे होता है उसके अंदर हाँ। रिफ्लेक्ट होते रहता है, और रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन का डायरेक्शन सेम नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल थर्ड पेज देख लेना यहाँ पे, सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर दिस पार्ट, ओके, सो अब यहाँ पे देख लेना, सो इफ आई कंसीडर दिस थिंग, ठीक है, यहाँ पे देख लो, व्हेनेवर आई कंसीडर एक पॉलिश सरफेस लेता हूँ और एक मैं साइड में ऐसे रफ सरफेस ले लेता हूँ, ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, बाहर से आपको ऐसे दिखाई नहीं देने वाला, ठीक है। सो इफ आई कंसीडर दिस पार्ट, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि पैरेलल बीम इनकमिंग तो है, ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पे सबके सब नॉर्मल ऐसे बनेंगे, तो ऐसे रिफ्लेक्ट होने वाला है, करेक्ट है ये, ठीक है। अगर मैं देखूं तो सबके सब, मुझे बताओ कि जितने ज्यादा बीम्स रहेंगे उतना ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, करेक्ट है। सो यहां से मैं देख रहा हूं, ठीक है, तो मुझे कितने बीम एंटर कर रहे हैं मेरे आईज में, 3, करेक्ट है। बट इफ आई कंसिडर कि यहाँ पे ये रफ सरफेस है, ऐसे कुछ एंटर कर रहा है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, एक रिफ्लेक्ट करके ऊपर जाएगा, इसका नॉर्मल यहाँ पे बन रहा है, या इसका नॉर्मल यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे चला गया और ये यहाँ पे चला गया, मेरे आईज में सिर्फ कितने एंटर हुए, 1, तो ज्यादा ब्राइट मुझे कौन सा दिखाई देगा, फर्स्ट पॉलिश सरफेस या फिर रफ सरफेस, पॉलिश्ड, ओके। रफ सरफेसेस पॉइंट पॉइंट पे आपको थोड़े थोड़े ब्राइट दिखाई देने लगेंगे, बट पूरा आपको ऐसे ब्राइट नहीं दिखाई देगा। इज दिस पार्ट क्लियर, एसर्शन रीजन समझ में आ गया। ये जो तरीके का रिफ्लेक्शन होता है, दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये पार्ट इतना, ठीक है, यू कैन कॉपी डाउन दिस पार्ट, ठीक है। अगर इररेगुलर सरफेस रहेगा या फिर रफ सरफेस रहेगा, ये तरीके के रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ओके, कॉपी डाउन दिस थिंग, सिंपल है,
इंटेंसिटी यहाँ पे कम कैसे हुआ? जितने ज्यादा लाइट रेस उतना ज्यादा इंटेंसिटी। यहाँ पे मेरे आइस में कितने लाइट रेस एंटर कर रहे हैं? सिर्फ एक, बाकी सब तो इधर उधर चले गए, ठीक है। और जैसे इन्होंने बोला कि एब्जॉर्प्शन भी हो गई, ठीक है। जितने ज्यादा रिफ्लेक्शन होंगे उतने ज्यादा एब्जॉर्प्शन होने के चांसेस है, ठीक। स्टार्टिंग में थियरी पार्ट बहुत है, डोंट वरी, वी विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स सून, ठीक है। ओके, लास्ट नोट है यहाँ पे देख लेना, सेकंड बेंच देख लो यहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक। सो व्हेनेवर आई कंसीडर, लास्ट नोट है यहाँ पे, मुझे बताना कि अगर इफ आई कंसीडर दिस एज द प्लेन मिरर, ठीक है, इफ आई कंसीडर दिस एज द प्लेन मिरर, ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल। यहां से लाइट एंटर कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे लाइट चला जाएगा, करेक्ट है। अगर मैं मान लेता हूं कि मैं उल्टा डायरेक्शन ले लेता हूं, ये मैं इंसिडेंट रे ले लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड। इज द सेम ट्रू फॉर रिफ्रैक्शन? यस, रिफ्रैक्शन के लिए भी ये ट्रू है। अगर ये मेरा इंसिडेंट रे हो जाता है और ये मेरा रिफ्रैक्टेड रे हो जाता है, इफ आई टेक इट इन द अदर डायरेक्शन, तो ये अगर इंसिडेंट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टेड। ये वाले प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं हम लोग? किया ये भी आपने पहले, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट, ठीक है। सो लास्ट नोट लिख लेना। स्टार्टिंग में इसमें थियरी पार्ट बहुत है, जैसे मैंने आपको बताया था, डोंट वरी, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा ये न्यूमेरिकल सेक्शन। आई थिंक सो 4 से 5 पेज आपने लिखे लिया है ये। चलिए डन, ओके। ये हो गया मेरा प्रिंसिपल ऑफ द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट, ठीक है। बोलिए। बोला अगर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ स्पीड चेंज, हाँ, नहीं हो रहा, फिर भी इंटेंसिटी चेंज होगा, हो बिकॉज़ ऑफ द रफ सरफेस। यस, रफ नहीं, डिस्टेंसेस चेंज होते जाते हैं ना, जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा, जैसे आपने बोला कि यहाँ पे स्प्रेड होते जाएगा, करेक्ट है, तो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों डिक्रीज होते जाएंगे। दिस इज क्लियर? ओके, soon we are going to start with the numericals, don't worry, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। Now before we start with the numericals, let us try to understand, कि यहाँ पे हम लोग प्लेन मिरर के डायग्राम ड्रॉ कैसे करेंगे, ठीक है। आपने कर्व्ड मिरर्स के तो डायग्राम ड्रॉ किए हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स के। प्लेन मिरर के तो उससे भी सिंपल है, ठीक है। उसमें कुछ आपको डायग्राम वगैरह ड्रॉ नहीं करना, आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट दिए रहते हैं आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस। लिख लेना फटाफट। शैल आई प्रोसीड? ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे whenever I consider the formation of image by the plane mirror, ठीक है। So whenever I consider the formation of image by the plane mirror, इसमें 2 steps होते हैं basically, ठीक है। First we have to draw perpendicular to the mirror and extend it to the rear side of the mirror, and second यहाँ पे हो जाएगा image will always lie on this extended line behind the mirror at the same distance। ये second चीज मैं आपको प्रूव करूंगा and how to draw that part, okay। Before we go into that part, मुझे बताओ इमेज बनाने के लिए, okay, after this we are going to start with the numericals। ये लास्ट पार्ट है, ठीक है, ध्यान देना अभी यहाँ पे लास्ट थियरी पार्ट है, ठीक है। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं। मुझे बताओ कि आपको इमेज ड्रॉ करने के लिए मिनिमम टू मिनिमम कितने रेस चाहिए? 2 से ज्यादा भी चल जाएंगे, बट मिनिमम आपको 2 चाहिए, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे, देखिए ना। सो व्हेनेवर आई कंसीडर अ प्लेन मिरर, जैसे कि ये प्लेन मिरर हो गया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फटाफट बता दो। नॉर्मल, करेक्ट है, ये नॉर्मल है। और कर्व्ड मिरर्स में इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना। सो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस। मुझे इमेज ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने रेस चाहिए? 2, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जो इंसिडेंट रे है, हमेशा मैं एक इंसिडेंट रे यही लेता हूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे कितना हो जाएगा? तो मतलब जैसे गया वैसे ही रे वापस आने वाला है। तो इसका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा, करेक्ट है। ये हो गया इसका रिफ्लेक्टेड रे, बराबर है। ये एक रे हो गया। इफ आई कंसिडर द सेकेंड रे, जो यहाँ पे देखो, इंसिडेंट रे में ऑरेंज में ड्रॉ कर रहा हूँ, रिफ्लेक्टेड रे में पर्पल में ड्रॉ करूंगा, ठीक है। देख लो यहाँ पे सेकेंड रे, देख लो। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर दिस पार्ट, सो टेल मी वन सिंपल थिंग, कि अगर मुझे सबसे पहले तो रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है, तो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड दी। तो सबसे पहले चीज मुझे ड्रॉ क्या करना पड़ेगा वहां पे? नॉर्मल। तो नॉर्मल मेरा ये हो गया। नॉर्मल से यहाँ पे लाइट ऊपर चला जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। तो ये भी कितना हो जाएगा? पक्का? ये क्यों थीटा होगा?
करस्पॉन्डिंग सॉरी ऑल्टरनेट एंगल्स, बराबर है ये चीज। मुझे बताओ द, अभी ध्यान से सुनना, द इमेज इज फॉर्म्ड बाय ऑरेंज कलर्ड लाइट और पर्पल कलर्स लाइट। पर्पल करेक्ट है? नहीं नहीं, द इमेज इज फॉर्म्ड बाय प्रोजेक्ट जो भी हो, बाय ऑरेंज या पर्पल। पर्पल रिफ्लेक्टेड है ना, करेक्ट है? सो रिफ्लेक्शन के बाद का मुझे इमेज चाहिए, तो पर्पल से बनेगा या ऑरेंज से बनेगा? मुझे बताओ कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है? मैंने क्लियरली मार्क किया है यहाँ पे, देखो ये दोनों ये डायरेक्शन में आ रहे हैं। कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है? डाइवर्जिंग, बराबर है ना, दूर जा रहे हैं एक दूसरे से। तो इमेज रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा? एक्सेलेंट, वर्चुअल बनेगा। तो कभी भी इमेज लेफ्ट में बनने वाला है क्या यहाँ पे? नहीं। तो राइट में बनेगा। तो अगर राइट में बन रहा है, लेट मी एक्सटेंड दिस पॉइंट एंड लेट मी एक्सटेंड दिस, कैन आई से द इमेज विल बी फॉर्म समवेयर ओवर हियर। ठीक है, एकदम छोटा सा डेरिवेशन है ये थीटा, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। सो ये थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा? इफ आई कंसिडर दिस पॉइंट एज m, लेट दिस पॉइंट बी n, मुझे बताओ ये थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। यस, ये 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 90, करेक्ट है? सो एंड ये क्या हो गया? कॉमन साइड। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट, करेक्ट है? यहाँ पे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। थीटा थीटा 90 90, यहाँ पे ये कॉमन साइड हो गया, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये अगर डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4, करेक्ट है? ये अगर 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा? द ओनली डिफरेंस ओवर हियर इज कि अगर ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट में तो ये इमेज कहाँ पे है? तो इफ आई राइट इट इन अ वेक्टर फॉर्म और द कोऑर्डिनेट फॉर्म, ये अगर +6 है, ये क्या हो जाएगा? कैन आई कंक्लूड दैट v विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ u, बराबर है ना? डिस्टेंस ऑफ द इमेज इन द वेक्टर फॉर्म will be equal to distance of the object, or image object distance को generally we write it as u and image distance को generally we write it as v। तो image distance will be negative of the object distance, correct है ये +6 है तो ये क्या हो जाएगा? -6। Is this part clear? मुझे बताओ यहाँ पे the conclusion that we can derive is, the first conclusion that we can derive over here is, ठीक है, first u is equal to -v, second image is real है या virtual है? सेम साइज का कैसे आ गया? यहाँ पे देखो, सपोज कि यहाँ पे मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लिया है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। सपोज कि मैं इसको एक्सटेंड भी कर देता हूँ, ध्यान देना, तो इसका इमेज यहाँ पे कहीं पे तो बनेगा। शेप क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये रेक्टेंगल, करेक्ट है? रेक्टेंगल में अगर ये हाइट 2 है तो ये भी हाइट कितना रहेगा यहाँ पे? 2 सेंटीमीटर। पक्का ये लॉजिक क्लियर है? ठीक है, सो दिस आर द आउटकम्स। इज दिस पार्ट क्लियर? कॉपी डाउन दिस थिंग क्विकली। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल रहेगा एंड सेम साइज। स्टेप्स तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में, रियल इमेज में क्या हो जाएगा? रेस एक्चुअली मीट इन द डायरेक्शन दे आर प्रोपोगेटिंग। वर्चुअल में कहाँ पे मीट होंगे? अपोजिट, करेक्ट है? अगर आपको चाहिए तो डेफिनेशन लिख सकते हो। ये दोनों के लिए ट्रू है, ओके? रिफ्लेक्शन के लिए भी और रिफ्रैक्शन के लिए भी, ठीक है? कॉपी डाउन दिस थिंग क्विकली। इमेजिनरी हम लोग उसको बोलते नहीं है। मुझे एक चीज बताओ, चलिए ठीक है, पहले लिख लो, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ। Virtual is formed behind the mirror, right? Yeah. And imaginary image mirror के आगे form होता है। वो तो रियल हो गया। इमेजिनरी हम लोग उसको बोलते नहीं है। मैं image at infinity can be imaginary. नहीं, वो हाँ वो तो इमेजिनरी हो जाता है, बट आपको एक्चुअली में दिखाई देता है वो फेंट होता है बहुत, क्योंकि कर्ड मिरर्स में डिफेक्ट्स होते हैं। वो जाने दो अभी के। So the defect actually helps us to see the image. हम लोग सम स्टार्ट करने वाले हैं इसके बाद। सम सभी इंटरेस्टिंग होंगे, इजी भी होंगे बहुत। फर्स्ट कॉपी डाउन दिस थिंग। डायग्राम अगर आप ड्रॉ भी नहीं करोगे चल जाएगा, बोलो ना। कौन से? हाँ, ये अभी पहले मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया था, ये वाला भी दिस रिप्रेजेंट्स एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूँ। टेक्निकली कोई भी चीज पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा क्या? नहीं। अगर आप ले लोगे, जैसे कि अगर मैंने एक एकदम छोटा सा जैसे कि एक बीड ले लिया, बीड, ओके, वेरी स्मॉल बीड, इट कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, बट टेक्निकली तो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है ना। इफ आई कंसिडर दिस, तो ये मान लेते बीड को रिप्लेस करके मैंने ये रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो ये पॉइंट का इमेज यहाँ पे बना, ये पॉइंट का इमेज यहाँ पे बना। सेम साइज का बना है या डिफरेंट साइज का बना है? सेम साइज।
आपके ऊपर है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। वैसे तो आपको पता है कि अगर कन्वर्जिंग होगा तो रियल बनेगा क्योंकि वो एक्चुअली मीट हो रहा है, और अगर डाइवर्जिंग रहेगा तो वर्चुअल, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन की बात है, पहले की नहीं। ठीक है, ओके चलिए डन। अभी मेन सम्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और सम्स आर गोइंग टू बी इजी। थियरी हो गया अभी के लिए, ठीक है। आई थिंक सो कितने पेजेस हो गए? 6, मतलब 6 साइड 3, 4, 6 साइड 4.5, 5.5। ठीक है चलिए डन। ओके चलो अभी यहाँ पे देखते हैं। We are going to start with the numericals. I hope so everyone is done with this. ठीक है, यहाँ पे जनरली हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि मिरर ओरिजिन पे अनलेस स्पेसिफाइड, ठीक है, समझेगा आपको, ठीक है। चलिए प्रोसीड। ओके लेट अस कंटिन्यू, ठीक है। देख लेना सिंगुलर स्विच, सिंगुलर स्विच यहाँ पे देखते हैं। सो ओवर हियर लेट अस कंटिन्यू विद दिस पार्ट, ठीक है, ध्यान देना अभी यहाँ पे। ओके सो लेट अस कंटिन्यू विद द न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है कि फॉर द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल लिख लेना, लीव अ लाइन अंडर डाउन। सिंपल न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन प्लेन मिरर लिख लेना अभी यहाँ पे। सिंपल न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन प्लेन मिरर्स, या फिर एक्सट्रीमली सिंपल न्यूमेरिकल। चलो अभी यहाँ पे देखो, इजी है, बस एक ही चीज ध्यान देना, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, लुक हियर एवरीवन, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। बस एक ही चीज है, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में तो इमेज कहाँ पे बनेगा? राइट। और अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट राइट में तो इमेज कहाँ पे बनेगा? लेफ्ट। जनरली तो हम लोग ऑब्जेक्ट लेफ्ट में ही रखते हैं, कोई कोई इंस्टेंसेस रहेंगे जहाँ पे हम लोग राइट में रखेंगे, वो बाद में देख लेते हैं, ठीक है। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे देख लेना, प्राइमरी ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे जनरली लेफ्ट में रखते हैं, ठीक है। एवरीवन लुक हियर, एकदम इजी पार्ट है ये, ओके। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इफ आई कंसीडर अ मिरर, ये कौन सा मिरर है? प्लेन है, कॉन्केव है, कॉन्वेक्स है? प्लेन। लेट अस से दिस इज इन द वाईजेड प्लेन। ये वाला हो गया मेरा सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, OO या 0 0, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेट अस से ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट -4,0, ठीक है। पहले सिंपल न्यूमेरिकल के साथ स्टार्ट करेंगे। मुझे बताओ यहाँ पे इमेज कहाँ पे कोऑर्डिनेट पे बने, कौन से कोऑर्डिनेट पे बनेगा? 4,0। बस इतना ही आपको मार्क करना है, ठीक है, इतना ही मार्क करना है, ठीक है। गो अहेड, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। राइट में मत ड्रॉ करना, साइड बाय साइड ड्रॉ करो, क्योंकि इसमें कुछ लिखना नहीं है आपको। नहीं, साइड बाय साइड दो या 3 सम आप साइड बाय साइड ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। कुछ इसमें आपको लिखना नहीं है। इजी लग रहा है क्वेश्चन? थोड़े टाइम रुक जाओ। पक्का ये लॉजिक समझ में आया? ये 4,0 की वाई, ये लॉजिक समझ में आया सबको? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दे दूं? ठीक है चलो, जिसको मैं आई एम नॉट इरेजिंग दिस पार्ट, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मिरर है, ये वापस सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम है 0,0 पे, ये लेटर से कि वाईजेड प्लेन है, ओके। वापस ये वाईजेड प्लेन है, ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे है -5,2 ले लेते हैं। चलो गो प्लॉट द पोजीशन ऑफ द इमेज। 5,2 या 5,-2 क्या है? How many say 5,2? Okay. How many say 5,-2? Okay. क्या है करेक्ट आंसर? 5 सामने खड़े रहते हैं तो उल्टा थोड़ी हाँ होता है। एग्जैक्टली, यहाँ पे देख लो। मुझे बताओ, सबसे पहले अगर मैं टेक्निकली भी देखूं तो इसके सामने ही बनेगा ना इमेज। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे इमेज बनेगा। कैन आई से दिस इज 5,2? पक्का? ओके, कॉपी डाउन दिस थिंग। अगर हो गया तो मैं थर्ड क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। आप साइड बाय साइड ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। जिसका हो गया दे कैन कंटिन्यू विद द थर्ड क्वेश्चन। ये वन ले लेते हैं वाईजेड प्लेन में -3,4,7। गुड। मुझे बताओ एक चीज मैं बता दूं पहले, क्या मिरर अभी ओरिजिन पे? नहीं ना, ओरिजिन से थोड़ा सा राइट में है ना,
1 सेंटीमीटर जो भी है यूनिट, मुझे यूनिट में इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल के लिए, 1 राइट में है। ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रख दिया -4 -3,4,17 कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं ऑब्जेक्ट के। गो अहेड विद दिस पार्ट। 5,4 माइनस So distance क्या है? 1 ये 1 है। so minus 4,4,4,4 4,4,7 So 5,4 yes। also Anyone with any other answer? so और एक क्वेश्चन Look here, look here, look here। मैं पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे बताओ यहाँ पे क्लियरली अगर आप देखोगे एक ही लॉजिक लगता है पूरे सब सम्स में। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। पक्का? फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द मिरर, नॉट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। मिरर से जितना डिस्टेंस रहेगा ऑब्जेक्ट का उतना ही डिस्टेंस किसका रहेगा? इमेज का। पक्का ये लॉजिक क्लियर है? अब देखना इमेज का जो कोऑर्डिनेट है, मुझे सबसे पहले एक चीज बताओ, ये ऑब्जेक्ट का यहां से डिस्टेंस कितना है? 3 बराबर ना, ओरिजिन से, मिरर से नहीं बोल। इसके आगे मिरर का डिस्टेंस कितना है? तो मुझे बताओ ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस कितना हो गया? तो इमेज का भी कितना होना चाहिए? 4। तो यही लाइन पे कहना इसे इमेज यहां पे बनेगा और कितना आगे बनेगा वो? 4। 1 पे ऑलरेडी ये है तो 1 + 4 कितना हो जाएगा? 5 और 4,7। इन शॉर्ट मुझे बताओ यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली चीज तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। मुझे बताओ y और z के कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए क्या? सो कैन आई से दैट द कोऑर्डिनेट्स इन द प्लेन ऑफ द मिरर, प्लेन ऑफ द मिरर क्या है? y z। विल दे चेंज? इज दिस पार्ट क्लियर? पहले तो ये आंसर कॉपी कर लेना। so वापस y z तो चेंज नहीं हुआ ना, हाँ तो क्या कोऑर्डिनेट्स इन द प्लेन ऑफ द मिरर क्या है? यहाँ पे y z है ना, तो प्लेन ऑफ द मिरर में कोऑर्डिनेट चेंज होंगे क्या? नहीं। फाई का लॉजिक समझ में? फाई का लॉजिक एकदम सिंपल है। ऑब्जेक्ट ओरिजिन से 3 पे, उसके आगे मिरर और 1 पे है, कितना हो गया डिस्टेंस? 4। तो मिरर के और आगे कितना रहना चाहिए? 4। मिरर खुद 1 पे, 1 + 4 कितना हो जाएगा? पक्का ये लॉजिक क्लियर है सबको? यस, ठीक है, ओके। उसके नीचे नोट लिख देना। सबको ये क्लियर है? अब थोड़े से नीट लेवल क्वेश्चन में जाते हैं, फिर एक मेंस लेवल क्वेश्चन में जाएंगे, ठीक है? सो उसके नीचे लिख लेना नोट कोऑर्डिनेट्स in the plane of the mirror, coordinates in the plane of the mirror do not change. Coordinates in the plane of the mirror do not change. अब देख लेते, ये नीट लेवल क्वेश्चन है, नेक्स्ट मेंस लेवल है। दोनों का अगर आप देखोगे तो इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार ध्यान से। यहाँ पे दिया है, डू नॉट राइट एनीथिंग, ठीक है? A mirror is inclined at an angle of 45 degree with a horizontal and mirror starts from the origin. An object is placed at or is kept at x is equal to -2. Locate its image, ठीक है? इमेज का कोऑर्डिनेट हम लोग को पूछा है, ठीक है? एवरीवन लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये यहाँ पे हो गया, ये y एक्सेस और मतलब ये वर्टिकल एक्सिस हो गया, ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ पे x है। मिरर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है? This mirror makes an angle of 45 degree with the horizontal, ठीक है? मिरर अभी यहाँ पे ऐसे नहीं है, ठीक है? मिरर अभी यहाँ पे 45 डिग्री पे और ऑब्जेक्ट रखा है, ओके? एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट x is equal to -2, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे x is equal to -2 मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -2, 0। इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ट्राई करना है। गो क्वेश्चन बोलो। स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ा था, मिरर इमेज का -y/1 0 कब नहीं? 0 यस। तो ऐसे वो यूज होगा क्या क्या? क्या क्या? एक फॉर्मूला था y - y1 = x/1। हाँ, वो स्ट्रेट लाइन वो करेंगे बट उतना आपको डेप्थ में वो कोऑर्डिनेट, इतना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है। वो हम लोग सीधा सीधा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके कर लेंगे, उसका इतना इशू नहीं है। x is equal to y में रिफ्लेक्ट करता है। हाँ, बट आपको जो लॉजिक अप्लाई हुआ वो क्या अप्लाई किया आपने? डिस्टेंस से सेम लिए, बट अगर ये 45 डिग्री है तो अप्लाई हुआ, बट अगर 45 नहीं रहता तो अप्लाई नहीं होता था। सर फिर भी लाइक स्लोप निकाल कर हाँ, स्लोप निकाल के करना पड़ेगा। यस, एक्सीलेंट।
यस 0,-2 ओके, दो को आ गया, दो लोगों को सोच समझ के करो। मैं इसका आपको टेक्निकल आंसर भी दे दूंगा। हाँ बट वो इसमें काम करेगा क्या? वो 45 डिग्री है, अगर मैंने एंगल चेंज किया तो काम नहीं करेगा। यस ठीक है। ओके एवरीवन लुक हियर, जिनको नहीं आए यहाँ पे देख लेते। क्वेश्चन आप वैसे बाद में लिख सकते हो, को सॉल्व तो करना है नहीं इसमें, तो आप सेंटर पे भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। मुझे बताओ सबसे पहले चीज इज द ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब क्या? मेरा क्वेश्चन क्या है पहले वो देख लेना। ठीक है, इसमें मुझे 2-3 चीजें बतानी है आपको। इज द ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द मिरर नहीं, मतलब क्या? अगर मैंने ये पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली मिरर के सामने है क्या? नहीं। तो वो इमेज बनाएगा या नहीं बनाएगा? अगर आप मिरर के सामने नहीं हो, एग्जैक्ट सामने नहीं हो, तो मिरर आपकी इमेजेस बनाता है या नहीं बनाता है? फिर भी बनाता है। अगर मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली एग्जांपल दे दूं, इसमें आपको थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। अगर मिरर रहता तो और बेटर रहता था। ठीक है, ठीक है, बाहर है कहीं पे, तो मुझे पता नहीं कहाँ पे रखा है। ठीक है, अगर आप देखोगे आप एग्जैक्टली मिरर के सामने हो, ठीक है, आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है? नहीं ये बोल रहा हूँ मैं, आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है। आप मिरर के सामने हो क्या? नहीं। आपको यहाँ के बेंच के दिखाई दे रहा है और आपको यहाँ वाला साइड दिखाई दे रहा है। तो हमेशा जरूरी है कि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने ही रहेगा इमेज बनने के लिए। तो कहां पे नहीं रहना चाहिए? पीछे। मतलब इन शॉर्ट इसके सिल्वर्ड सरफेस में जब तक नहीं जाएगा तब तक इमेजेस बनाते जाएगा। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, यहाँ पे देख लेना थर्ड पेज। ठीक है, जब तक इसके सिल्वर्ड सरफेस में नहीं जाएगा तब तक इमेजेस बनाते जाएगा। अब इमेज के आप एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स कैसे लेके आओगे, ध्यान से देखना। ठीक है, थोड़ा सा ये नीट लेवल क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला JEE है, उसमें कुछ नहीं, आपको बस थोड़ा सा ट्रिक को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान देते। तो इसमें आप सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले तो मिरर को ही एक्सटेंड कर लेना, क्योंकि ये इमेजेस तो बनाएगा। अब ये मिरर के सिल्वर्ड सरफेस पे आ रहा है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आ रहा है? ये सिल्वर्ड सरफेस हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे या सिल्वर्ड सरफेस पे? रिफ्लेक्टिंग। स्टेप्स आपने लिखे, स्टेप्स टू ड्रॉ द इमेज, वो स्टेप्स ओपन कर लेना। क्या लिखा? स्टेप्स ओपन कर लो, स्टेप्स ओपन कर लो। ओपन है? ठीक है। तो उसमें पहला लाइन क्या लिखा है? ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द मिरर। ये वाले पॉइंट से लेट मी ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द मिरर। ठीक है, ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? तो मुझे बताओ सिमिलरली ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द मिरर एंड एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट द इमेज इज फॉर्म्ड। मुझे बताओ अगर ये एग्जैक्ट 45 हो रहा है, विल इट पास थ्रू, ये इंसिडेंट रे हो गया, सो विल द रिफ्लेक्टेड रे का जो प्रोजेक्शन होगा विल इट पास थ्रू एग्जैक्टली थ्रू द y एक्सिस? यस। ये डिस्टेंस कितना है? 2। तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2। तो मुझे बताओ इसका कोऑर्डिनेट अभी क्या आने वाला है? 0, ऊपर है या नीचे? पक्का लॉजिक ये समझ में आया? अभी भी डाउट है तो पूछो, अदरवाइज कॉपी दिस डाउन। करेंगे ना, नेक्स्ट सब वही है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा ट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है जहाँ पे ये 30 डिग्री होगा या फिर कोई भी एक 45 अगर नहीं होगा तो हाँ, बट उतना करना ही क्यों है? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, बस उतना ले लो। वैसे तो कॉन्ग्रुएंट है इसलिए तो मैंने ये लिया ना। मुझे बताओ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज क्या रहता है? सेम। टेक्निकली तो ये डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं है, बराबर है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ये है, बट दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है ना, तो ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। अगर ये देखो, वैसे तो मुझे निकालना ये चाहिए था, बट जरूरत नहीं है वो निकालने का। हाँ ये परपेंडिकुलर है, मिरर को परपेंडिकुलर, ओ से मिरर को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ना, देखते करते नेक्स्ट। ये समय बाय द वे हो क्या रहा है मुझे बता। मैंने हॉरिजॉन्टल लाइट को क्या कर दिया है? वर्टिकल। क्या मैं वर्टिकल लाइट को हॉरिजॉन्टल भी कर सकता हूँ? सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मैंने ये मिरर है, ये मान लेते मिरर है, इसको मैंने 45 डिग्री रख दिया, ठीक है, तो आप में से किसको, तो ये वाला लाइट अगर आप देखोगे यहाँ से लाइट कैसे आ रहा है? वर्टिकल। और ये अगर मैं 45 डिग्री पे, आपको यहाँ पे लाइट दिखाई दे रहा है ऊपर का? मैं थोड़ा और नीचे कर देता हूँ, दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे वर्टिकल लाइट क्या हो गया है?
हॉरिजॉन्टल। इज दिस पार्ट क्लियर? ये वो वाला सिनेरियो। व्हाट इफ द एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हो गया ये क्वेश्चन सबका? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे अब यहाँ पे। व्हाट इफ द एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री? ठीक है, सो क्वेश्चन यहाँ पे सेम ही है। अ मिरर इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, क्वेश्चन देख लेना यहाँ पे सेम है। आप चाहिए तो ट्राई कर सकते हो, मुझे कोऑर्डिनेट्स बता देना। एवरीवन गो अहेड। यहाँ पे 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल है, बाकी सब क्वेश्चन आगे का सेम है। कोऑर्डिनेट यहाँ पे x इक्वल टू -4 है। कोऑर्डिनेट यहाँ पे x इक्वल टू -4 है। सेम डायग्राम फटाफट ड्रॉ करके आप चेक कर सकते हो। कोऑर्डिनेट्स बता देना मुझे। डिस्टेंस ऑब्वियसली 4 है, बट कोऑर्डिनेट्स क्या? कोऑर्डिनेट्स 4 नहीं है, ना ही -4 है कोऑर्डिनेट। sin 30 cos 30 कोऑर्डिनेट sin into 4 देख लो ना, like 2, पहले डायग्राम ड्रॉ करो, आपको आ जाएगा। डोंट 4/√3 नहीं, मुझे दोनों कोऑर्डिनेट्स बताओ, और x और y दोनों। इसलिए मैंने बोला प्रीवियस क्वेश्चन था वो इजीली हो गया, बट इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। 4/√3 नहीं है। नहीं, 4/√3 तो है नहीं। 2 कॉमा प्लस माइनस चेक कर लो ना। सर क्योंकि मैंने वो हाँ तो चेक कर लो, चेक कर लो, सही तो है आंसर, बट प्लस माइनस का आपको चेक करना पड़ेगा, कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। x -2√3। सॉल्व कर लो। ठीक है, ये वाला हो गया मेरा y, क्योंकि मेरा x में थोड़ा सा अभी डायग्राम बड़ा ही निकालता हूँ। ये हो गया मेरा मिरर, करेक्ट है, ये मिरर है। ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे मिरर कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री, करेक्ट है। नाउ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड समवेयर ओवर हियर एट, कहाँ पे रखा है? -4, बराबर है ये। सो कैन आई राइट दिस एज -4, 0, करेक्ट है ये। सो मुझे बताओ सबसे पहली चीज, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी क्या किया था? ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आई हैव एक्सटेंडेड द मिरर। तो सबसे पहले तो मिरर को मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ पीछे। मुझे बताओ अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल से ना। अब मुझे बताओ इंसिडेंट रे जो है वो कुछ ऐसे जा रहा है। इफ द इंसिडेंट रे, देखो ये इंसिडेंट रे का तो ये ग्लांसिंग एंगल हो गया, बट चलेगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में कितना हो जाएगा? 30 मतलब यहां से पास होगा ना। क्या वो प्योरली वाई एक्सिस से पास होगा? नहीं, क्योंकि अगर प्योरली वाई एक्सिस से पास होता था तो कितना होना चाहिए था? 30, और ये एंगल कितना होना चाहिए था? पक्का यहां तक लॉजिक समझा सबको? ठीक है, यहां तक लॉजिक समझा सबको? ओके, सब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, करेक्ट है। ये परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस कहना से ये डिस्टेंस 4 है, तो ये डिस्टेंस, ये मैं ओ ले लेता हूँ, ये नहीं ओ नहीं, कुछ तो और ले लेते, पी ले लेते और एक क्यू ले लेते हैं। ठीक है, अगर ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस 4 है तो पी से लेके क्यू तक का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पक्का ये क्लियर है सबको? लास्ट सम की तरह ही है, बट लास्ट सम में डिफरेंस क्या है? ये जो रिफ्लेक्टेड रे आया वो कहां से पास हो रहा था? प्योरली कहां से पास हो रहा था? वाई से। क्या ये प्योरली वाई से पास हो रहा है? समझा ये लॉजिक? मुझे बताओ ये 30 है, 30 है, बचा हुआ कितना? ये 4 है, पी से लेके क्यू तक ये 4 है। ठीक है, मुझे बताओ तो पी क्यू, ये आर ले लेते, कुछ भी ले लो यहाँ पे, जिसके साथ एंगल बनेगा उसके साथ क्या हो जाएगा? कॉस। तो ये क्या हो जाएगा? 4 cos 30, और ये क्या हो जाएगा? 4। मुझे बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? पहले तो वो बता दो, थर्ड। तो दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव रहेंगे? नेगेटिव। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 4 sin 30, मतलब क्या हो जाएगा? sin 30 का वैल्यू क्या होता है? हाफ। तो कितना हो जाएगा? 2, और +2 या -2? माइनस। एक्सेलेंट। और cos 30 का वैल्यू कितना हो जाता है? √3/2। तो मतलब वापस ये क्या हो जाएगा? -2√3। पक्का? डायरेक्टली हम लोग एंगल से सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, कुछ भी कर सकते हो, बट ये एक मेथड, ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है जो आपको याद रहेगा। डायग्राम कराऊंगा। हाँ, डायग्राम ड्रॉ करके आपको एटलीस्ट कोऑर्डिनेट तो समझ में आ जाएंगे। लाइन में रिफ्लेक्ट करते हैं, क्या हुआ? लाइन और लाइन में रिफ्लेक्ट करेंगे तो 90 दिया हुआ है तो स्लोप निकल सकता है, इक्वेशन बन सकता है। हाँ, वैसे तो आप कर भी सकते हो। इक्वेशन ऑफ स्लोप अगर आपको याद है तो लिख लो, तो नहीं याद है। वो आपने वो वाला लाइन 30 डिग्री पे क्यों लिया? कौन सा? ये वाला? क्यों वाला? हाँ ये वाला? ठीक है, ये वाला 30 क्यों है वो समझ में? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से। इफ आई कंसीडर दिस पार्ट, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना। ठीक है,
पक्का? चलो, अरे लॉ लिखा है ना आपने, टेक्निकली ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, मैं भी मान रहा हूँ, मतलब ये क्या हो जाएगा टेक्निकली, अगर मैं देखूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा ना, और उतना सब मार्क करने की जरूरत है क्या? मतलब इन शॉर्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो दोनों साइड पे ग्लांसिंग एंगल भी क्या हो जाएगा? सेम। पक्का? ठीक है, इज दिस पार्ट क्लियर? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ओके, यहां तक अभी हम लोग ने क्या ले लिए? पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। यहां पे हम लोग क्या लेंगे अब? यहां पे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ओके, हो गया ना सबका? ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स यहां पे लिख लो, लीव अ लाइन एंड राइट डाउन इमेजेस ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद वी विल टेक अ ब्रेक। ओके, देख लेते हैं इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, मेन क्वेश्चन ये है, मेन क्वेश्चन बाद में लिख लेना। यहाँ पे देख लो, अभी इमेज ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लिख लेना और पेन नीचे रख दो, और पेन नीचे रख दो। ठीक है, फटाफट यहाँ पे देख लेंगे, इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा। ठीक है, बट बिफोर वी गो इनटू दैट पार्ट, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। बस कुछ अभी ड्रॉ मत करना, अभी यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, क्या वो ऑनलाइन ऑनलाइन हो जाएगा, मैं बताता हूँ, वो आपको 2 वीक आराम से कर लो, 2 वीक के बाद सॉल्व करें। मैंने बोला था ना आपको 2 वीक में दूंगा आपको। 11:30। हाँ ठीक है, पेन नीचे रख देना। अब यहाँ पे देख लेते फटाफट, यहाँ पे देख लेना, ये पहला मेरा ऑब्जेक्ट है, करेक्ट है ये। ठीक है, ध्यान देना अब यहाँ पे, तो ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट हो गया। नॉट ड्रॉ एनीथिंग, नॉट ड्रॉ। ठीक है, पेन नीचे रख दो। यहाँ पे इसका इमेज, तो नॉट ड्रॉ, यहाँ पे देख लो। सो अब यहाँ पे इसका इमेज कुछ ऐसे बनेगा, करेक्ट है। इसका ए का ए डैश यहाँ पे बनेगा, बी का बी डैश यहाँ पे बनेगा, करेक्ट है। मेरा इमेज कुछ ऐसे आने वाला है, करेक्ट है। दिस इज एन इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अगर मैं सेकंड देख लूं, कुछ ऐसे है, ए का अब यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे बनने वाला है ए डैश, और बी का क्या बनेगा यहाँ पे बी डैश। पक्का? ओके, इफ आई कंसिडर द थर्ड पार्ट कुछ ऐसे हो जाता है। तो मुझे बताओ, यहाँ पे ये सब चीजें आपने पहले 7th 8th में भी किया है स्कॉलरशिप में, करेक्ट है। स्कॉलरशिप एग्जाम एमटीएस वगैरह कुछ तो रहता है, ठीक है, तो उसमें आपने किया रहेगा। ठीक है, सो हम लोग भी अभी यहाँ पे यही सेम चीज करनी है, बट हम लोग को थोड़ा सा टेक्निकली इसको सॉल्व करना है। टेक्निकली सॉल्व करना है मतलब क्या? मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, तो मुझे बताओ कि ए का डिस्टेंस अगर 4 रहेगा तो ए डैश का भी डिस्टेंस कितना रहेगा यहाँ पे 4। बी डैश का जो डिस्टेंस है, इज इट मोर देन 4 और लेस देन 4? लेस देन 4। ये 2 है, तो मान लेते हैं 2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 2, तो बी डैश यहाँ पे आ जाएगा ना। इज दिस पार्ट क्लियर? मेरा एक क्वेश्चन है, नॉट राइट, देखिए मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सब हम लोग ऐसे ही स्टडी कर रहे हैं या फिर इसका कुछ यूज भी है? ये सब जो हम लोग देख रहे हैं इमेज, जो वर्चुअल इमेजेस बन रहे हैं, ठीक है, सबके सब वर्चुअल है ना, ये सब एक्चुअली कुछ यूज का है या फिर हम लोग ऐसे ही स्टडी कर रहे हैं? लास्ट पेज देख लेना, डू नॉट राइट। अच्छा, टाइम पास। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि ओके ठीक है, हेडलाइट्स रिफ्लेक्शन वगैरह सब ठीक है, उल्टा दिखाई देता है, बट वो तो हम लोग विदाउट कैलकुलेशन भी कर ही सकते हैं ना। मैं कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, कैलकुलेशन कुछ काम का है, टेलीस्कोप अलग हो गया। सबसे सिंपलेस्ट और सबसे ज्यादा ये एक्चुअली यूज होता है कहाँ पे, मैं वो भी बताता हूँ। व्हेनेवर यू रिकॉर्ड विद द फोन विद फ्रंट कैमरा, तो बाद में वो फ्लिप हो जाता है इमेज, करेक्ट है। अब इमेज फ्लिप कैसे होता है, फोन को तो पता नहीं। यहाँ पे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पिक्सेल्स, पिक्सल समझते हैं आपको, करेक्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्क्रीन। तो यहाँ पे फोन क्या करता है, अलग अलग पिक्सल में ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर लेगा, और ये क्या करेगा, बीच में आप जहां से फ्लिप करना चाहते हो वहां पे इमेजिन करेगा कि यहाँ पे मिरर है। उसको बस क्या करना है, फोन को यहाँ ये सब पिक्सल के कोऑर्डिनेट्स निकालने। अगर ये -3 है तो उसको क्या कर देगा, वो +3। यहाँ पे ऐसे उल्टा करते जाएगा। सिमिलरली आपको इमेज डिस्टॉर्शन पता, ठीक है, इमेज नहीं जान दो फिर, ठीक है, उस वहां पे हम लोग कर्व्ड मिरर्स लेते हैं इंस्टेड ऑफ प्लेन मिरर। इज दिस पार्ट क्लियर? तो उसके लिए अगर आपका प्लेन मिरर का अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो आप कर्व्ड मिरर्स कर सकते हो। ठीक है, हो रहा है ना, हो रहा है ना, ठीक है, ओके, एवरीवन लिखे ना, यहाँ तक लॉजिक क्लियर है। बट एग्जाम में ध्यान देना, एग्जाम में हम लोग ये सब चीजें कुछ करने ही नहीं वाले, ठीक है। अगर और एक ऑब्जेक्ट आपको ले लूं, जैसे कि ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर स्पेस देख लेते, यहाँ पे देख लेते, ठीक है।
इफ आई कंसिडर दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैं और एक निकाल देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कुछ ऐसे बन जाएगा, करेक्ट है। बट एग्जाम में आपको इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, मैं आपको 2 शॉर्टकट बताऊंगा एंड यू विल सॉल्व दिस, ठीक है। एक नीट लेवल क्वेश्चन है, यहाँ पे नीट लेवल क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट क्लॉक शोज 8:20, ठीक है, तो इमेज का मुझे यहाँ पे टाइम कितना दिखाई देगा वो पूछा है। क्वेश्चन क्या है देखना ध्यान से, इसमें भी आप कुछ दिमाग नहीं लगाओगे, यहाँ पे देख लो। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर दिस पार्ट 340, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 12, ये 6, यहाँ पे ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 1, ये 2, ठीक है, ये 3, ये 4, सॉरी ये 4, ये 5, सॉरी ये 7, 8, 10, 11, ठीक है। अब 8:40 8:20 पे है, मतलब मेन क्लॉक कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, बराबर है, ये आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है, ठीक है। क्लॉक पे यहाँ पे नंबर्स पे दिए रहते बेसिकली, तो इमेज क्लॉक मुझे कितना दिखाई देगा वो बस पूछा है, एकदम सिंपल है। हाउ टू कैलकुलेट दिस पार्ट, कितना रहेगा इमेज का 340, कैसे आप वो भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, सपोज कि यहाँ पे मेरा है, फटाफट देख लेना, ठीक है। ये 4 का यहाँ पे 8 हो जाएगा, एग्जैक्टली 4 के अपोजिट कौन सा है 8, 8:20 मतलब 8 के थोड़ा सा ऊपर है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर, करेक्ट है। 4 के थोड़ा सा ऊपर रहेगा, सो इट विल बी इक्वल टू 340। इज दिस पार्ट क्लियर? बट एग्जाम में हम लोग ये कुछ भी दिमाग ही नहीं लगाने वाले, सिंपली मैं आपको 2 शॉर्टकट दूंगा, वी विल गेट द आंसर। ओके, फर्स्ट कॉपी ऑन दिस थिंग, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ क्या करना है। 11 minus 8. पर ऐसे समझ भी आता है कैसे नीट में आता है, जी में ऐसा कुछ नहीं आता। मेंस में ये सब नहीं आएगा, मेंस में ऐसे डायरेक्टली नहीं आएगा, आपको थोड़ा बहुत तो घुमा फिरा के आएगा। क्या? हाँ वो तो आप कर सकते हो, और वो भी नहीं करना है आपको। और बाय द वे आपको वॉचेस अलाउड अलाउड नहीं होते, वॉच अलाउड नहीं, वो भी नहीं होता ना वॉचेस। कुछ भी नहीं। जैसे कि ये अगर आप देख लो, इसमें ये एनालॉग नहीं है एक्चुअली। तो वो लोग पेन्स भी देते हैं ना आपको, आप खुद हाँ पेन भी आपको खुद से देते, कुछ भी नहीं, ऐसे ही चले जाओ मुंह उठा के, बाकी सब वो लोग प्रोवाइड कर। हॉल टिकट लेके जाओ मेनली तो, और आधार कार्ड। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ नहीं पेपर आपको लेके जाना है, नहीं क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूँ, तो वो लोग पेपर वो भी देते हैं ना, क्वेश्चन पेपर आपको ही लेके जाना। पेपर भी वो लोग ही देते हैं। हाँ सब कुछ आपको ही देते हैं। नीट में तो बहुत रेस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब कुछ जो इतना स्पेस नहीं मिलता सॉल्व करने के लिए। हम लोग को अनलिमिटेड मिलते हैं पेपर क्या? कितने हाँ बस क्या 3 घंटे पेपर लेते रहो। आपके कंसर्न से और है, किसी ने भी मेरे को ये नहीं पूछा कि शॉर्टकट क्या है। अच्छा बोलो ना क्या करना है। यस ओके, 2 है यहाँ पे, हो गया सबका। फिर डायग्राम ड्रॉ कर लेना। क्या पता है? अरे कुछ भी करो, क्या उन लोगों को, आपको 4 मार्क्स से उनको क्या फर्क पड़ेगा। अगर एकदम ही ऐसा कोई बात है कि मतलब ये क्वेश्चन से आपका एनआईटी होगा या नहीं होगा, इतने लेवल तक की बात है तो अलग है। हो गया एटलीस्ट ये, ठीक है। सो वही यहाँ पे 2 ट्रिक्स है। सबसे पहले हो गया सबका, ड्रॉ करके लिख लो फटाफट। आपको कुछ एग्जाम में दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे, ठीक है। नीट में चांसेस है
पर बहुत स्लिम वो भी, JEE में आने के चांसेस नहीं है ऑलमोस्ट। हाँ बट अगर 27 जन ये टाइम के 27 जन जैसे पेपर आया तो कुछ नहीं बोल सकता। आपका बर्थडे उस दिन सैड। मेरे बर्थडे के सबसे इजी पेपर आया। ठीक है, यहाँ पे देख लो। देखो ये दो ट्रिक्स देख लेते हैं फटाफट। पहला तो अगर मैं देख लूं ये वाले क्वेश्चन में ना, ये वाले ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डार्क कर लेना, पहले ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डार्क कर लो। ऑब्जेक्ट को, इमेज को नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डार्क कर लेना, थर्ड वाले इसमें। पेज टर्न करके देखो, वही है इमेज, यस वही है ना मिरर इमेज। सो अब यहां पे पहला लिख लेना, वही है इमेज, बराबर है। पहला लिख लेना यहां पे, पहला नोट लिख लो, पहला शॉर्टकट या फिर नोट कुछ भी बोल दो इसको। राइट डाउन, ड्रॉ द ऑब्जेक्ट ऑन द पेपर एंड सी इट फ्रॉम द अदर साइड। ठीक है, सेकेंड शॉर्टकट देख लेते हैं। यहाँ पे दो ही है, एकदम सिंपल सिंपल से, इसमें भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे मुझे बताओ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइम, यहाँ पे सॉरी ऑब्जेक्ट का टाइम 8:20 था और इमेज का टाइम कितना आया, दोनों को ऐड करो कितना हो रहा है, 12 हो रहा है, बराबर ना। 60 मिनट सही है, 60 मिनट मतलब 1 आवर हो गया ना। सो मुझे बताओ यहाँ पे इमेज वगैरह भी ड्रॉ करने की जरूरत है, मतलब ऑब्जेक्ट वगैरह भी ड्रॉ करने की जरूरत है क्या, नहीं। ठीक है, तो सेकेंड शॉर्टकट यही रहेगा, एडिशन ऑफ, देख लो मैंने लिखा है एडिशन ऑफ टाइम फॉर द ऑब्जेक्ट क्लॉक एंड द इमेज क्लॉक विल बी 12 आवर्स। बोर्ड पे लिख दिया मैंने, फॉर द ऑब्जेक्ट क्लॉक एंड द इमेज क्लॉक विल बी 12 आवर्स। लिखे लिखे, ठीक है। चलो एवरीवन लिखे ना, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर दिस पार्ट, ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू इसको बोलते हैं। अब फील्ड ऑफ व्यू है क्या, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे, देखिए देखिए यहाँ पे देखिए। सो कहना है से ये पर्सन जो है, ठीक है, जो अभी फॉर्चुनेटली लास्ट बेंच पे चले गए, सो लोग पी के बियॉन्ड इसको कुछ भी दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। क्यू के बियॉन्ड कुछ भी दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। तो उसको बस पी और क्यू के बीच में हर एक पॉइंट दिखाई देगा। ये जो पॉइंट, ये जो डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज फील्ड ऑफ व्यू। इज दिस पार्ट क्लियर? ये जो उसको लेंथ दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड एज फील्ड ऑफ व्यू। अब टेक्निकली इसको कैसे लेके आएंगे देखते हैं, ठीक है। लाइट ऐसे जा रहा है, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है, करेक्ट है। मुझे बताओ यहाँ पे लेट अस से एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, करेक्ट है। बट उसको ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले तो मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, बराबर है ये। तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, सिमिलरली बॉटम पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। लेट अस से कि यहाँ पे मैं दो परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अभी ये सब हम लोग ऑरेंज में ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। पी क्यू लेट दिस बी इक्वल टू आर एस, लेट दिस बी इक्वल टू टी यू। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। लेट दिस लेंथ बी इक्वल टू L1, लेट दिस लेंथ बी इक्वल टू L2। मुझे बताओ फील्ड ऑफ व्यू 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पी क्यू अगर मैं पूरा देख लूं तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन सा? पी आर आर क्यू एंड पी आर आर एस एंड एस क्यू, ठीक है। थर्ड लास्ट बेंच यहाँ पे देख लेना। सो ओवर हियर ये 3 पार्ट में ये डिवाइडेड है, पी क्यू आर एस एंड एस क्यू, ठीक है। ये मुझे फील्ड ऑफ व्यू निकालना है। टोटल लेंथ ऑफ द मिरर कितना है, L। जनरली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा, ये ऑब्जर्वर के डिस्टेंस को हम लोग जनरली भी राइट इट एज U एंड डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन वी जनरली राइट इट एज। पक्का यहाँ तक लॉजिक क्लियर है सबको, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे PQ निकालना है बेस्ड ऑन U, V एंड L, ठीक है। ना एकदम सिंपल सा पार्ट है। मुझे बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये थीटा तो ये भी एंगल कितना होने वाला है, पक्का। ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90। कैन आई से द ट्रायंगल OTA एंड PRA बोथ ऑफ देम आर सिमिलर? कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिर्फ एंगल सेम है तो क्या हो जाएंगे, सिमिलर, ठीक है। ध्यान देना अब यहाँ पे, if the triangles are similar over here, can I say that, everyone look here, if the triangles are similar over here, can I say that, simply say that यहाँ पे PR जो मुझे चाहिए divided by TO will be equal to RA divided by TA या AT। PR divided by TO will be equal to RA divided by TA, करेक्ट है। यहाँ तक सिमिलरिटी है, ठीक है। लिखने का मत है यहाँ पे। एरिया लुक नो, PR का वैल्यू कितना है पता नहीं, TO का वैल्यू कितना है, T से लेके O तक का डिस्टेंस कितना है, L1, पक्का। सो दिस इज इक्वल टू L1 विल बी इक्वल टू RA, R से लेके A तक का डिस्टेंस कितना है,
v, ओके। और t से लेके u a तक का डिस्टेंस कितना है, u, करेक्ट है। तो pr का वैल्यू कितना आ गया, v बाई u इंटू L1। यहां तक लॉजिक सबको क्लियर है? लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, देख लेना, ठीक है। यहां तक मुझे बताओ, मैं सेकंड पार्ट डिराइव नहीं कर रहा। pr का वैल्यू आया v बाई u इंटू L1, तो sq का वैल्यू कितना आएगा, pr का वैल्यू आया v बाई u इंटू L1, तो sq का वैल्यू कितना आएगा, v बाई u इंटू L2। सो sq का अगर मैं वैल्यू देख लो तो sq का वैल्यू रफली यहाँ पे v बाई u इंटू L2 आ जाएगा, बराबर है ये। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। अब जो फील्ड ऑफ व्यू होगा वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, pr प्लस rs प्लस sq, ठीक है। pr का वैल्यू कितना है यहाँ पे, v बाई u इंटू L1। rs का वैल्यू कितना है, हाँ करेक्ट, L1 प्लस L2, जो खुद कितना है L, ठीक है। ये असिमेट्रिकली प्लेस्ड है, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है वो। SQ का वैल्यू कितना है, V बाई U इंटू L2, करेक्ट है। दोनों में से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, V बाई U, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, L1 प्लस L2 इंटू L। मुझे बताओ यहाँ पे V बाई U, L1 प्लस L2 खुद क्या है L, एक्सेलेंट, L प्लस L, तो यहाँ से मैं L कॉमन ले सकता हूँ, बचेगा क्या, V बाई U प्लस, पक्का। ये हो गया मेरा फील्ड ऑफ व्यू का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज दिस पार्ट क्लियर, गो अहेड विद दिस पार्ट। यहाँ पे ये RA अपॉन TA है, प्रोपोर्शनलिटी ऐसी आएगा ना, RA अपॉन TA। फाइनल फॉर्मूला समझ में आ गया, V बाई U प्लस 1 इंटू L, करेक्ट है। और एक चीज, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स के मैं नंबर लिख रहा हूँ वो स्टार्ट से है। इसका मीनिंग है कि अगर नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8 है, वो एकदम स्टार्ट से 8 न्यूमेरिकल है, ठीक है। जनरली इसमें आई थिंक सो रफली 110 न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे रफली सिर्फ रे ऑप्टिक्स, हाँ, मार्क्स या न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलो डन, आई होप एवरीवन इज डन विद दिस, ठीक है। क्या सिर्फ रे ऑप्टिक्स, सो लिखिए एवरीवन लुक हियर नाउ, लुक हियर एवरीवन। मुझे बताओ कि यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला है, v बाई u प्लस 1 इंटू L। v क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन या फिर जो भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। o क्या रहेगा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर और द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड L विल बी द लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे आई होप एवरीवन इज डन विद दिस, ठीक है। सो फाइनल फॉर्मूला लिख देना, ठीक है, यहाँ पे लिख ले, ठीक है। सो अब यहाँ पे इन दिस गिवन सिचुएशन हम लोग को फील्ड ऑफ व्यू चाहिए। इन शॉर्ट, गो अहेड ट्राई दिस पार्ट। यही मैं जो बोल रहा हूँ, ये जो 6 है वो स्टार्टिंग से 6 है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। लेक्चर वाइज नंबरिंग नहीं है, ठीक है। ऐसे कुछ है, जो मेरा स्क्रीन है वो AB है, इसका फील्ड ऑफ व्यू चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में वैसे कुछ इनिशियल पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। अ मैन इज ट्रैवलिंग ऑन द रोड अलोंग AB, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द रोड फॉर विच द इमेज विल बी विजिबल टू हिम। मतलब बेसिकली उसको फील्ड ऑफ व्यू पूछा है, ठीक है। हाँ 17.5 आ गया। पहले तो हम लोग जनरल टर्म्स में ये देख लेंगे, 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1.5 2.5 इंटू लेंथ, यस 17.5। गो अहेड, क्वेश्चन थोड़ा बाद में भी लिखोगे चल जाएगा, फिलहाल के लिए सॉल्व कर लो। सॉल्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉल्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 17.5 आ रहा है, एक्सेलेंट। मुझे बताओ डी का वैल्यू की वैसे भी जरूरत नहीं थी, आई थिंक सो, ओके। यहाँ पे देख लो, आ गया, ट्राई कर लेना। 17.5 आया, सॉल्व कर लो, मेरे लिए रुको मत। कितना आया 17.5, कितने लोगों का आ गया 17.5, बाकी के आ गया, इजी है एकदम। मुझे बताओ u का वैल्यू कितना है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्क्रीन, कितना दिया है यहाँ पे 2D। पहले तो मैं d के टर्म्स में और l के टर्म्स में लेके आता हूँ।
v का वैल्यू कितना हो गया 3d हो गया ना, v का वैल्यू डोंट सब्स्टिट्यूट इट एज d, क्योंकि d कहाँ के है, डिस्टेंस है बिटवीन द स्क्रीन एंड द ऑब्जेक्ट, बट v जो होता है वो क्या होता है, स्क्रीन एंड द मिरर। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3d, सो ओवर हियर v विल बी इक्वल टू 3d, लेंथ फिलहाल के लिए l ही रहने दो, फील्ड ऑफ व्यू विल बी इक्वल टू v बाई u प्लस 1 इंटू l, ठीक है। सो v का वैल्यू है यहाँ पे कितना था 3d, u का वैल्यू कितना है 2d प्लस 1 इंटू l, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2.5l, बराबर है ये 1.5 प्लस 1 2.5l, लास्ट में l का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना 7, कितना हो जाएगा यहाँ पे 17.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक है। यूनिट्स में जनरली ये चैप्टर में इतना फर्क नहीं पड़ता एक्सेप्ट इन पावर, ठीक है। जब आप पावर ऑफ द लेंस या मिरर निकालोगे वहां पे ये इंपॉर्टेंट है, वरना यूनिट्स यहाँ पे इतने फर्क नहीं पड़ते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नीट लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नीट लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस, सिंपल सा लॉजिक है ये, ठीक है। सो अब यहाँ पे दिया है, मैन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, वांट्स टू सी हिज फुल हाइट, ओके, या फिर एंटायर हाइट, ठीक है। व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर। ये आपने किया है शायद से 9th-10th में, आईसीएससी में था ये, आई थिंक सो आईसीएससी में था। थोड़ा सा किया, कितना होता है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स नहीं कॉन्केव कॉन्वेक्स के लिए नहीं लगेगा, प्लेन मिरर के लिए। क्या है आंसर, ये पता है आपको, आंसर पता है, कैसे हम लोग देखेंगे अभी, क्या क्या उसमें उसके टर्म्स में नहीं आएगा, एल के टर्म्स में आएगा, लेंथ ऑफ द मिरर के टर्म्स में आएगा। एनीवन नहीं, नहीं, गेस मत करो, ओके यहाँ पे देखते हैं, कुछ भी रहने दो, फर्क नहीं पड़ता उससे, ओके। h/2 मतलब उसका हाइट अगर h रहेगा तो h/2, ठीक है। क्वेश्चन क्या है पहले वो समझते, देन वी विल प्रोसीड, ओके। सो देयर इज अ प्लेन मिरर, ध्यान देना यहाँ पे, देयर इज अ प्लेन मिरर एंड मैं सपोज, yes, suppose I want to check my entire height in front of a mirror, look here, तो मुझे बताओ, मैं खुद ही ऑब्जर्वर हूं और स्क्रीन भी मैं खुद ही हूं, मुझे मेरा पूरा हाइट क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्क्रीन मतलब क्या हो जाएगा मेरा पूरा हाइट, h क्या हो जाएगा, फील्ड ऑफ व्यू, मैं खुद को ही देख रहा हूं ना पूरा, ठीक है। सो मेरा पूरा हाइट क्या हो जाएगा यहाँ पे, फील्ड ऑफ व्यू। सो सपोज दिस इज द, ये मेरा हाइट है, एंड सपोज द ऑब्जर्वर इज समवेयर ओवर हियर, ठीक है, ऑब्जर्वर इज समवेयर ओवर हियर, तो मेरा खुद का हाइट फील्ड ऑफ व्यू हो गया, पक्का ये लॉजिक क्लियर है सबको, क्योंकि मैं खुद को ही देख रहा हूं ना अभी यहाँ पे, ठीक है। मुझे बताओ ये लेंथ l है, ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पे ये u भी सेम है और v भी दोनों क्या है, सेम, क्योंकि ऑब्जर्वर भी मैं खुद ही हूँ और मैं देख रहा भी खुद को ही हूँ, तो यहाँ पे u और v दोनों क्या हो गए, सेम, सिंपल है। अभी क्या कर देंगे हम लोग, फील्ड ऑफ व्यू विल बी इक्वल टू, फील्ड ऑफ व्यू का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे फटाफट बता दो, v बाई यू प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा l। सो फील्ड ऑफ व्यू मेरा खुद का हाइट है, v और u दोनों सेम है, तो दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 l। सो लेंथ ऑफ द मिरर कितना हो गया, h डिवाइडेड बाय, सिंपल है, गो अहेड विद दिस पार्ट, क्योंकि मैं खुद को देख रहा हूँ ना, तो मैं खुद ही ऑब्जर्वर हूँ और मैं खुद ही फील्ड ऑफ व्यू, करेक्ट है। सर यहाँ पे ऐसा भी देख सकते हैं कि इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर, हाँ मतलब सेम ही हो गया वो ना। अब देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके मेन जो प्लान था उसका फर्स्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड ओवर हियर, ठीक है।